वापसी वापसी नहीं होता, वापसी होता है भैया सी। वापसी का अभी तो शादी भी नहीं हुई। आज फाइनली ये तो देखना पड़ गया दोस्तों, तुम लोगों को रिएक्ट पढ़ने आए हो, मतलब शर्म नहीं आ रही थोड़ी सी? नहीं, सही जगह आए हो, बस बता रहा हूं क्या हुआ। पता दिक्कत क्या है, ये बल्ब जिसने बनाया अच्छा खासा क्या था, सुबह उठो 2-3 जानवर मारो, खाओ पियो। जानवर नहीं मार पाए कोई बात नहीं, बेरी वेरी तोड़ लो पेड़ से, खाओ पियो। रात को वो करके, तुम समझ रहे हो क्या करके, बढ़िया सो जाओ और फिर सुबह उठो, फिर 2-3 जानवर मारो। अच्छा समय था, लेकिन नहीं, इनको बनाना था बल्ब, इनको बनाना था रिएक्ट जेएस। और आज देखो क्या दिन आ गया, तुम जैसे लोगों को आज रिएक्ट जेएस पढ़ने के लिए इस वीडियो का सहारा लेना पड़ रहा है। सही जगह है वैसे, मजाक कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में मेरा नाम नहीं, इस वीडियो में क्या, मेरा नाम हमेशा हर्ष शर्मा है। और इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर कर रहे हैं रिएक्ट जेएस, लर्न व्हाट मैटर्स। और मैं तुम्हें एक छोटी सी टिप दे देता हूं। टिप ये है, मुझे लगता है कि रिएक्ट जेएस में बेसिकली 2 हिस्से हैं। पहला है रिएक्ट जेएस की स्क्रीन को रेडी करना और ये समझना कि कैसे चेंजेस होते हैं, स्टेट क्या है, प्रॉप्स क्या है, डेटा कैसे जाता है, कंपोनेंट्स क्या है, रिएक्ट का मेन हार्ट कैसे काम करता है। उसके अलावा दूसरा पार्ट है विच इज बैकएंड से डेटा लाना, ठीक है, डेटा को शोकेस करना, स्टेट को बहुत ही अलग लेवल पे एडवांस चीजों में मैनेज करना, वो सारी चीजें। मैंने इस वीडियो के अंदर वो सब कुछ कवर किया है जो आप कह सकते हो बिगिनर स्टफ है, राइट। एंड बहुत हल्का सा खुरेदा है मैंने इंटरमीडिएट स्टफ को, बट ये वीडियो आपको सब कुछ सिखाएगा जो आपको गेट स्टार्टेड करेगा रिएक्ट के साथ। मेरा नाम है हर्ष शर्मा, इट्स टाइम वी शुड बिगिन, लेट्स गो। हेलो, क्या हाल है दोस्तों। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वापस से लौट आया हूँ। पता है क्यों लॉन्ग टाइम हो गया? वो इसलिए हो गया एक्चुअली, मुझे बहुत ही तगड़े लेवल पे कोविड के सिम्टम्स दिख गए थे एंड मैं एकदम मौत को छू के टक से वापस आ गया दोस्तों। मजाक नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे पिपलानी के पास में मौत खड़ी हुई थी। हम लोगों ने ऑलमोस्ट हाथ मिला ही लिया था, लेकिन मैंने कहा सॉरी दोस्त, अभी तुम लोगों को रिएक्ट सिखाना बाकी है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने फीस दे रखी है, तो वो लोग कहेंगे भैया फीस का पूरा पढ़ाया नहीं और मर मुरा गए, तो ऐसा मत करो, तो इसलिए वापस लौट आया। लेकिन आज मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूँ वो सुनो। आज ना अपन लोग रिएक्ट जेएस लर्न व्हाट मैटर्स करने वाले हैं। मैं मानता हूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत ही तगड़े लेवल पे रिएक्ट की बहुत ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग होगी एंड दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। ठीक है, साथ ही साथ आप काफ़ी कुछ सीख जाओगे रिएक्ट में कैसे काम करते हैं, और फिर धीरे धीरे तो इवेंचुअली आप इंडस्ट्री में काम करोगे, अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे। ज़रूरतें फील होंगी कि यार ना मुझे रिएक्ट में XYZ में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, देन यू विल सर्च अबाउट इट एंड धीरे धीरे तुम बेहतर बन जाओगे। ऐसे ही तो हर कोई सीखता है, राइट। सो आप एक अच्छे अमाउंट ऑफ कॉन्टेक्ट को सीखते हो, फिर उसके बाद आप उसको यूज़ करते हो। यूज़ करते वक्त आपको लगता है यार वाई नहीं आता मुझे, देन वाई को देखते हो और वाई भी सीख जाते हो एंड दैट इज़ द बेटर अप्रोच टू लर्न ऑलमोस्ट एवरीथिंग। हमने प्रूव करके बताया लर्न व्हाट मैटर्स सीरीज से, राइट। तो चलो फिर आज मैं तुम्हें रिएक्ट सिखाता हूँ। मेरा वादा तुमसे मज़ा आ जाएगा। चलें, लेट्स गो। सबसे पहले आज हम रिएक्ट लर्निंग करने वाले हैं, राइट। तो उसमें 2 एस्पेक्ट्स में मैं चीज़ों को देखता हूँ। पहला, रिएक्ट जेएस से कोड करना। कुल मिला के ऐसे समझो आप कंपनी के अंदर पहुंच गए। कंपनी के अंदर पहुंचने के बाद आपका जिम्मेदारी है रिएक्ट जेएस के हेल्प से मिंत्रा जैसा प्रोजेक्ट बनाना कंपनी के अंदर। समझ रहे हो? तो आपको वो करना आना चाहिए, ठीक है। ओके, नंबर 1, ओके कूल, मतलब रिएक्ट का कोड लिख पाना। हाँ, बढ़िया। तो रिएक्ट जेएस का इंटरव्यू क्रैक करना इसकी दूसरी जिम्मेदारी है जब आप रिएक्ट लर्निंग में जाते हो। ऐसा क्यों? मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। जैसे अभय मुझे इस वक्त देख रहा होगा, तो अभय जब इंटरव्यू पे जाएगा तो अभय को प्रोबेबली क्या नहीं बोला जाएगा कि तुम एक मिंत्रा का ऐप बना के दिखाओ। अभय से बोला जाएगा अभय क्या तुमने रिएक्ट पढ़ा? अभय कहेगा यस। अभय क्या तुम रिएक्ट में कंफर्टेबल हो? हाँ। अभय मुझे ये बताओ, रिएक्ट में आप एक कंपोनेंट से डेटा दूसरे कंपोनेंट में कैसे भेजते हो? ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है रिएक्ट जेएस में, समझ रहे हो? तो क्वेश्चंस जो होंगे वो काफ़ी थ्योरी बेस्ड एंड आई वुड से काफ़ी रिएक्ट की वर्किंग बेस्ड होंगे। तो इसीलिए रिएक्ट को पढ़ने में 2 एस्पेक्ट्स पे आपको काम करना है। पहला है भाइयों रिएक्ट जेएस का कोड करना सीखना है, आई बिलीव आप सीख जाओगे। दूसरा है रिएक्ट जेएस का थ्योरी पार्ट आंसर कर पाना। और मुझ पे यकीन रखोगे तो ब्रो, आई एम प्रोमिसिंग यू कि मैं तुम्हें ये दोनों सिखा दूंगा। डोंट वरीज, लेट्स गो। वरीज क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग वरी कर रहे हैं। तो जब मैंने पढ़ा था इंग्लिश में, बहुत सारे लोग चीज़ों को करते हैं तो उसे सिंगुलर की जगह प्लूरल में बोलना चाहिए। इसीलिए दोस्तों वरी को वरीज कहेंगे,
तुम लोगों को इंग्लिश भी सिखा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, समझ रहे हो बात को। चलो इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट, लेट्स गो। तो फटाफट रिएक्ट लर्न व्हाट मैटर्स में रिएक्ट लर्न व्हाट वाटर्स क्या होता है, रिएक्ट लर्न व्हाट मैटर्स में व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर एंड व्हेन सबसे पहले कवर करेंगे। मुझे मैसेज बताऊं, इस चीज के अंदर ना ये जो 5 क्वेश्चंस हैं, इतनी क्लैरिटी मिलेगी तुमको, इतनी क्लैरिटी मिलेगी, मतलब लिटरली तुमने अभी तक जितने भी अच्छे अच्छे क्रिएटर्स से पढ़ाई करी होगी, सारी पढ़ाई एक तरफ, ये वाली पढ़ाई एक तरफ नहीं, क्योंकि एक तरफ तो सारी पढ़ाई है ना, मतलब ये वाली पढ़ाई दूसरी तरफ, मजेदार होगा, मजा आएगा। लेट्स गो। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं लोग यूट्यूब पे, आई कैन सी बहुत सारे अच्छे क्रिएटर्स पढ़ा रहे हैं, बट अभी तक हमने अपना योगदान नहीं दिया है दोस्तों। लेट्स गो फटाफट। तो हम बातचीत करने वाले हैं व्हाट रिएक्ट इज। चलो आओ मेरी बात सुनो, चलें, लेट्स गो। तो जल्दी से थ्योरी पढ़ो। फेसबुक को एक प्रॉब्लम नजर आई कि रियल टाइम में वो नोटिफिकेशंस एंड रिएक्शंस को नहीं शो कर पा रहे हैं। मेरे साथ पढ़ो, बस मेरे साथ पढ़ो, मैं तुम्हें समझा दूंगा, मेरा वादा, ठीक है, तुम्हें मजा भी आएगा, और सच में बस मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें ये समझा दूंगा, मेरा वादा तुमसे। तो फेसबुक को एक प्रॉब्लम नजर आई कि रियल टाइम में वो नोटिफिकेशन रिएक्शंस को शो नहीं कर पा रहे हैं, शो नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें रिएक्शंस, नोटिफिकेशंस एंड अदर डेटा डिलीवर करने में, देखना, डिलीवर करने में पेज रीलोड करना पड़ रहा है। एंड वो इसलिए क्योंकि दे वर यूजिंग समथिंग कॉल्ड PHP, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए, इस प्रॉब्लम से, प्रॉब्लम लिख दिया मैंने इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए 2013 में, ओए 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 क्या लिख रहा हूं भाई, 2013 में दोस्तों लिखने वाला था, 2013 में एक फेसबुक के इंजीनियर ने एक, कह सकते हो, अब मैं जो वर्ड यूज करूंगा टेक्निकल वर्ड है, लेकिन अभी के लिए बस इसे समझो, ठीक है। अभी बस मान लो कुछ होता है, एक लाइब्रेरी बनाई। ये लाइब्रेरी खास थी। कैसे खास थी? क्योंकि ये डेटा को रियल टाइम में दिखा पा रही थी, पर इस लाइब्रेरी के काम करने का तरीका डिफरेंट था, ठीक है, मैं समझाता हूं। इस लाइब्रेरी के काम करने का तरीका डिफरेंट था, मतलब कि पहले प्रॉब्लम समझते हैं। मैं ये काम करने का तरीका डिफरेंट था, यहां पे इसको रोक रहा हूं, मैं तुम्हें थोड़ा दूर लेके चल रहा हूं, ठीक है। पहले मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि प्रॉब्लम क्या है। ब्राउजर्स मतलब गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, ब्रेव ब्राउजर, इस तरीके के जो ब्राउजर्स होते हैं, ब्राउजर्स का नेचर होता है जब भी पेज में कुछ भी चेंज हो तो पूरा डॉम ट्री रिफ्रेश करो। अब ये डॉम ट्री क्या होता है? जब तुम्हारी वेबसाइट तुम देखते हो, उसमें जो भी चीजें दिखती हैं वो डॉम ट्री में होता है। एक डॉम ट्री ऐसा सोचो, एक एलिमेंट, उसकी ब्रांचेस, पेड़ होता है ना, पेड़ में एक टहनी निकलती है, उस टहनी की अपनी अपनी भी ब्रांचेस होती हैं, फिर उन ब्रांचेस की अपनी अपनी भी ब्रांचेस होती हैं। तो इस तरीके का जो ब्रांचेस होती है ना, वैसी पेज में होता है। एक डिव के 2 डिव्स हैं, एक डिव के अंदर 2 डिव हैं, उन दोनों डिव्स में अपने अपने डिव्स हैं, तो ये एक काइंड ऑफ ब्रांचेस हैं। तो ये पूरा जो आप ब्रांचेस का कलेक्शन देखो, इसको हम डॉम ट्री कहते हैं, ठीक है। पूरा डॉम ट्री रिफ्रेश करो। ब्राउजर्स का नेचर क्या होता है? बाय डिफॉल्ट होता है, जब भी पेज में कुछ चेंज होगा, मतलब एक बटन है, उसमें डाउनलोड नाउ लिखा है और वो लाल से नीला हो गया, सिर्फ लाल से नीला हुआ है, तो मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? कम ऑन, तुम्हें मेरी बात सुननी है, ठीक है। हमें ये पढ़ना ही है, हमें इसे कवर करना ही है, ठीक है। बहुत दूर नहीं भाग सकते अपन इससे। लेट्स गो। तो ब्राउजर में एक बटन दिख रहा है विच इज लाल कलर का, हमने उसे नीला कर दिया, जैसे मेरा ये कपड़ा है नीला, राइट। हमने उसे नीला कर दिया, तो होता क्या है, पूरी वेबसाइट में सिर्फ एक बटन नीला हुआ है। लेकिन फिर भी ब्राउजर का नेचर होता है, जब भी पेज में कुछ भी चेंज होगा तो पूरा डॉम ट्री रिफ्रेश करो। अच्छा, जिसकी वजह से पूरा पेज
रेंडर, ये टेक्निकल वर्ड है। री रेंडर मतलब रिफ्रेश, रीलोड नहीं, रिफ्रेश, री रेंडर होगा, जो कि काफी इनएफिशिएंट है। ठीक है, मतलब कि सोचो, अगर एक चेंज पर पेज नहीं, डॉम एक बार रिफ्रेश हो रहा है, तो 1,00,000 चेंज पर 1,00,000 बार रिफ्रेश होगा। क्या ये समझ आया? एंड इसके वजह से तुम्हारा ब्राउजर क्रैश हो जाएगा या फिर सकता है। समझ रहे हो? अगर वेबसाइट तुमने खोली, उस वेबसाइट पे बहुत सारी चीजें लगातार चेंज हो रही हैं, लाइक तुरंत बढ़ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, दुनिया भर की चीजें, नोटिफिकेशन, ये वो, और इतने सारे चेंजेस एक साथ हो रहे हैं, तो तुम्हारा ब्राउजर ही क्रैश हो जाएगा। बात समझे? क्योंकि इतनी सारी चेंजेस करने के लिए इतनी बार रिफ्रेश करना पड़ेगा पर सेकेंड, एंड ब्राउजर क्रैश हो सकता है। एंड दैट इज वाई, अब सुनो, पर इस लाइब्रेरी के काम करने का तरीका डिफरेंट था। ये मेन डॉम ट्री को अपडेट नहीं करती है डायरेक्टली। मतलब कि सुनना, मतलब कि अगर पेज में कुछ भी चेंज हुआ तो डायरेक्टली मेन डॉम ट्री अपडेट नहीं होगा। सुनना, ठीक है? और अब आया टेक्निकल वर्ड। इस लाइब्रेरी का खुद का एक डॉम ट्री है, उसका नाम है वर्चुअल डॉम। ठीक है, हम जब ये थ्योरी एक बार में पढ़ेंगे ना, तब तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तुम्हें मुझ पे भरोसा रखना पड़ेगा और मेरे साथ चलना पड़ेगा। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। लेट्स गो। तो इस लाइब्रेरी का खुद का एक डॉम ट्री है, उसका नाम है वर्चुअल डॉम। ठीक है, ये डॉम ट्री एग्जैक्ट कॉपी है रियल डॉम ट्री का। बस एक डिफरेंस है, वो है कि जब भी वर्चुअल डॉम में कुछ चेंज होगा तो सिर्फ उसे चेंज किया जाएगा जो कि चेंज हुआ है, ना कि पूरे ट्री को रिफ्रेश किया जाएगा। ठीक है, अब लुक्स लाइक बहुत सारा टेक्स्ट है ब्रो। गोलू, ये रिएक्ट जो मैंने अभी लिखा है ना, ये रिएक्ट की पूरी मानसिकता है। ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूं। फेसबुक को एक प्रॉब्लम नजर आई, मेरे साथ पढ़ो। फेसबुक को एक प्रॉब्लम नजर आई कि रियल टाइम में वो नोटिफिकेशन एंड रिएक्शंस को शो नहीं कर पा रही है। ओके, मतलब ये है, वेबसाइट खुली हुई है, उस पर नोटिफिकेशन आया लेकिन दिख नहीं रहा है। ओके, ठीक है, ऐसा नहीं हो पा रहा था पहले। ठीक है, फिर उसके बाद उन्हें रिएक्शंस, नोटिफिकेशन, अदर डेटा डिलीवर करने में पेज रीलोड करना पड़ रहा था। ओके, अगर जैसे मुझे नोटिफिकेशन देखना तो मैं रीलोड बटन दबाऊंगा, पेज रीलोड होगा और फिर मुझे नोटिफिकेशन दिखेगी। ठीक है, समझ गया। एंड वो इसलिए क्योंकि दे वर यूजिंग समथिंग कॉल्ड PHP एट बैक एंड। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद सर फिर क्या हुआ? अब इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए 2013 में फेसबुक के एक इंजीनियर ने एक लाइब्रेरी बनाई। ठीक है, ये लाइब्रेरी खास थी। कैसे? क्योंकि ये डेटा को रियल टाइम में दिखा पा रही थी। ओके, मतलब आप ये कह रहे हो नोटिफिकेशन आई तुरंत नोटिफिकेशन दिख जाएगी? एग्जैक्टली। अच्छा, कैसे? आ रहे हम। पर इस लाइब्रेरी के काम करने का तरीका डिफरेंट था। कैसे? ये मेन डॉम ट्री को अपडेट नहीं करती है डायरेक्टली आपका डॉम ट्री अपडेट नहीं करेगी कि पूरा रिफ्रेश हो जाए, नहीं करेगी। मतलब कि अगर पेज में कुछ भी चेंज हुआ तो डायरेक्टली मेन डॉम ट्री अपडेट नहीं होगा। इस लाइब्रेरी का खुद का एक डॉम ट्री है, उसका नाम है वर्चुअल डॉम। ये डॉम ट्री एग्जैक्ट कॉपी है रियल डॉम ट्री का,
बस एक डिफरेंस है, वो है कि जब भी वर्चुअल डॉम में कुछ चेंज होगा तो सिर्फ उसे चेंज किया जाएगा जो कि चेंज हुआ है, ना कि पूरी ट्री को रिफ्रेश किया जाएगा। सुनो मेरी बात, हमारा बेसिक एक नॉर्मल वेबसाइट में कुछ भी चेंज होता है पूरा रिफ्रेश होता है, रीलोड नहीं रिफ्रेश। वो आपको दिखेगा नहीं होते हुए, बट बिहाइंड द सीन्स पूरा डॉम ट्री रिफ्रेश होता है। ओके, लेकिन वर्चुअल डॉम में अगर कोई भी पार्ट चेंज होता है तो सिर्फ वो पार्ट चेंज होगा, एंड दैट्स व्हाई इट्स मोर एफिशिएंट। बात समझ आई? तो इसलिए मेरे प्यारे ब्रो, React became so famous and useful for big applications। समझ आया क्या? ये ज्यादा एफिशिएंटली ब्राउजर को यूज करता है, ज्यादा एफिशिएंटली अपने ऐप्स को क्रिएट करता है, और आप ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस यूजर को डिलीवर कर पाते हो। इसके कुछ अच्छे फीचर्स हैं जब आप रिएक्ट से वेबसाइट बनाते हो। पहला, इवन एक और वेरी लेस पेज रीलोड्स, ऑलमोस्ट एक भी नहीं। जब तक आपको जरूरत ना पड़े देयर आर 0 पेज रीलोड्स। ठीक है, मतलब अभी हम देखेंगे एक भी पेज रीलोड नहीं होगा जब आप रिएक्ट से वेबसाइट बनाओगे। ओके, ठीक है। और एक्सट्रीम यूज ऑफ रीयूजेबल कंपोनेंट्स, मतलब अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अब भी दिखाऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ, चलते हैं अपन। और तीसरा, ध्यान से, हम दिस इज कॉल्ड, इसको मैं कैसे डिफाइन करूं, तो अपन इसको बोलते हैं वेरी वेरी एफिशिएंट, वेरी एफिशिएंट, एंड आप कह सकते हो इसको एक्सट्रीमली कह सकते हो अपॉर्चुनिटीज, एक्सट्रीमली अपॉर्चुनिटीज कैसे बोलेंगे, लाइक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, हिंदी में बोल देता हूं। सो इस तरीके का आपको गेम जो आप खेल रहे हैं वो कुछ इस तरीके से का गेम है, राइट। सबसे पहले बातचीत करते हैं वेरी लेस पेज रीलोड्स। मैं आपको एक वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, ठीक है, और इसका नाम है वैसे तो ये भी है बट इसको तेल लेने जाने दो। हम लोग चलते हैं ज़रा फ्लिपकार्ट पे, flipkart.com। नाइस। सो क्या इंटरनेट आ रहा है? एक्चुअली आ रहा है। चलो, अब तुम्हें बस एक काम करना है, यहाँ पे देखना है कि कितनी बार पेज रीलोड होगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, बस अभी के लिए एक एग्जाम्पल है। मैं मोबाइल्स पे क्लिक करूँगा, पेज रीलोड हुआ, ठीक है। मैं इस पे जाऊँगा, रियलमी पे क्लिक करूँगा, क्या पेज रीलोड हुआ? नहीं हुआ। ओके, मैं यहाँ पे MI पे जाऊँगा, क्या पेज रीलोड हुआ? नहीं हुआ, पेज रीलोड नहीं हुआ। ओके, राइट। मैं मेंस पे टी शर्ट्स पे जाऊँगा, क्या पेज रीलोड हुआ? नहीं हुआ, राइट। मैं विमेन पे जाऊँगा, अगले सेक्शन पे जाऊँगा, क्या पेज रीलोड हुआ? नहीं हुआ। URL चेंज होगा पर पेज रीलोड नहीं होगा। URL देखो, अब ये URL देखना, ठीक है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स में MI पे जाऊँगा, पूरा URL बदल गया पर पेज रीलोड नहीं हुआ, राइट। तो अगर अपन समझे, बाय द वे मेरे हिसाब से these guys are using React, yes they are। पहले फ्लिपकार्ट जहाँ तक मुझे याद है शायद एंगुलर यूज करता था, बट शायद आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट दे आर यूजिंग रिएक्ट। तो ये एक सबसे बड़ा फीचर है, तुम्हारे वेबसाइट में ऐप जैसा फील होगा। ऐप, मोबाइल ऐप होता है, मोबाइल ऐप रीलोड नहीं होता ब्रो। आप क्लिक करोगे इट विल जस्ट ओपन नेक्स्ट अप, राइट। तो फटाफट चीजें खुलती हैं। तो दैट इज बेसिकली आप बहुत अच्छा यूजर एक्सपीरियंस दे पाते हो। अब आते हैं एक्सट्रीम यूज ऑफ रीयूजेबल कंपोनेंट्स। मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। मैं एक वेबसाइट दिखाता हूँ। ये हमारा जो कोर्स है ना फ्रंट एंड डोमिनेशन, उसमें हमने रिएक्ट से ये बनवा रहे हैं हम लोग, कैसे बनेगा इस लेवल पे हम लोग सिखा रहे हैं। तो एनिमेटेड, ये हमारे बेसिकली वहाँ पे आई थिंक रिएक्ट से हम लोग 3 या 4 प्रोजेक्ट्स बनवा रहे हैं। 2 एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि कोई नहीं पढ़ा था एनिमेशन, रिएक्ट से कैसे एनिमेशन होते हैं। मैंने तो नहीं देखा कोई कोर्स रिएक्ट से एनिमेशन पढ़ाने में इंटरेस्टेड हो। पता नहीं रिएक्ट से वो बोरिंग वेबसाइट्स क्यों बनाते हैं, बट दैट्स ऑल राइट। और हर कोई लेकिन फंक्शनल वेबसाइट्स बनवाता है रिएक्ट से, कैसे आप मिंत्रा बनाते हैं, ऑल ऑफ दैट। तो हम लोगों ने दोनों कवर किए, मिंत्रा कैसे बनता है वो भी, और साथ ही साथ ये टाइप की वेबसाइट जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये कैसे बनते हैं, राइट। तो अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो स्क्रॉल बेस्ड एनिमेशंस यहाँ पे हैं, बढ़िया। और फिर आता है ये, कैन यू सी, दिस इज प्रीटी डोप, राइट। तो इन तरह की चीज़ें आप कैसे क्रिएट करते हो विथ रिएक्ट। इन्फिनिट मार्की कैसे क्रिएट करते हो, ये ग्रेडियंट कैसे क्रिएट करते हो। अब यहाँ पर देखो, मैं तुम्हें रीयूजेबल कंपोनेंट समझा रहा हूँ। इन दोनों की शक्लें देखो, क्या ये काफ़ी सिमिलर नहीं लगते? मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पे एक हेडिंग है, यहाँ पे एक हेडिंग है, यहाँ पे हु वी आर है, यहाँ पे एक हेडिंग है, ये मिसिंग है, कोई बात नहीं।
यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस बटन है, बट यहाँ पे एक्सप्लोर व्हाट ड्राइव्स आवर टीम है, ठीक है। यहाँ पर एरो है, यहाँ पर एरो है। मुझे लगता है पर्सनली कि ये दोनों काफी सिमिलर हैं। तो मैं क्या करूंगा, रिएक्ट में क्या करूंगा, मैं सिर्फ एक एलिमेंट बनाऊंगा ऐसा, और इसको 2 बार यूज करूंगा, रीयूजेबल। बात समझे? मैं डेमो दूं, देखना। क्या आपको नहीं लगता कि ये दोनों काफी सेम है? ये दोनों काफी सेम है। देखना, इसके यहाँ पे टेक्स्ट है, इसके यहाँ पे टेक्स्ट है, इसके यहाँ पे पैराग्राफ है, इसके यहाँ पे पैराग्राफ है, इस पे बटन है, इस पे बटन है, इसके सेंटर पे एक एलिमेंट है, इसके सेंटर पे एक एलिमेंट है। काफी सेम है, राइट? तो आप क्या नहीं करोगे, जैसे आप HTML CSS में डिव्स बनाते जा रहे थे, वो नहीं करोगे। आप क्या करोगे, एक बार बनाओगे और उसे कई बार रीयूज करोगे, कॉपी पेस्ट करके नहीं। फिर दैट्स वेयर रिएक्ट का खुद का, कह सकते हो, वर्किंग कल्चर कम्स। रिएक्ट में आप मैप यूज करते हो, अरेज एंड मैप, फिल्टर, ये सारी चीजें काफी ज्यादा यूज करते हो। मैं दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। ओके, तो हम लोग अगर समझे तो जो ऐसी चीजें जो बार बार यूज हो रही हैं उनको आप बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करते, बनाते एक बार हो और उन जगहों पे उन कंपोनेंट्स को रीयूज करते हो। सर ये कंपोनेंट्स क्या होता है, अभी हम आगे आके समझेंगे। कूल, ठीक है। इस बटन को देखो, देख लिया। अब हाँ, वो ये कि ये बटन यहां भी है। अच्छा हाँ है, तो यहां भी है। हाँ सही बोल रहे हो। सिर्फ इतना ही नहीं, वो बटन यहां भी है। हाँ यार, मतलब लग तो वैसे ही रहा है। और वो बटन आई बिलीव ऊपर भी कहीं पर होगा, नहीं है? नहीं है। तो ये बटन आगे भी रीयूज हो रहा है, क्या आप देख सकते हो? तो मैं इस बटन को एक बार बनाऊंगा और कई जगहों पे यूज करूंगा। दैट्स व्हाट रिएक्ट इज ऑल अबाउट, रीयूज द कंपोनेंट्स। ठीक है, बढ़िया, ठीक है, वेरी नाइस। अब आते हैं वेरी वेरी एफिशिएंट। वेरी वेरी एफिशिएंट का कोई बेंचमार्क नहीं होता, बस इतना समझो कि हाँ, ब्राउजर पे दबाव कम आता है, तो दैट्स वाई ब्राउजर ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी वेबसाइट को हैंडल कर पाएगा। तो अगर मैं व्हाट का जवाब दूं, रिएक्ट इज अ लाइब्रेरी, टेक्निकली इट्स अ फ्रंट एंड लाइब्रेरी। ठीक है, रिएक्ट इज नॉट फ्रेमवर्क, रिएक्ट इज नॉट लैंग्वेज, रिएक्ट इज नॉट टेक्नोलॉजी, इट्स अ लाइब्रेरी। ठीक है, तो व्हाट एग्जैक्टली इट इज, रिएक्ट इज अ लाइब्रेरी, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी टेक्निकली। ठीक है, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी टू मेंटेन द फ्रंट एंड। ठीक है, टू मेंटेन द फ्रंट एंड। टेक्निकली ये सिर्फ व्यू को संभालता है। 3 चीजें होती हैं, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। तो रिएक्ट सिर्फ व्यू वाले पार्ट को संभालता है। सिर्फ नहीं कहना चाहिए, व्यू वाला पार्ट संभालता है, ऐसा कहना चाहिए। ओके, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी टू मेंटेन द फ्रंट एंड। ठीक है, वेरी नाइस। ओके, फ्रंट एंड एफिशिएंटली और जोड़ लो। ठीक है, नाइस। why we या फिर why companies are asking, पहले why we want to learn to get a job। भाई साहब पैसे चाहिए भैया जी, रोल्स रॉयस खरीदनी है। वैसे इतना पैसा मिलेगा नहीं, लेकिन ठीक है, जॉब चाहिए भाई साहब, घर चलाना है सबको, तो दैट्स व्हाई वी वांट टू लर्न। बट कंपनीज, व्हाई कंपनीज वांट के हमें रिएक्ट आना चाहिए। देखो, आजकल जो एप्लीकेशंस बनते हैं वो यूजुअली बिगर इन साइज ही होते हैं। कोई छोटा सा डमी ऐप तो कोई बनवाता नहीं है, तो बिगर इन साइज होते हैं। तो उसका फ्रंट एंड मेंटेनेबल रखने के लिए आपको रिएक्ट जेएस एक बेहतर चॉइस होती है। काफ़ी छोटी सी लाइब्रेरी है, सिंपल टू द पॉइंट, एकदम काम से काम रखने वाली लाइब्रेरी, ज़्यादा क्लटर्ड चीज़ नहीं है। और एक एवरेज या इंटरमीडिएट स्टफ के लिए, एक एवरेज फ्रंट एंड के लिए, एक इंटरमीडिएट लेवल, बिगनर लेवल फ्रंट एंड के लिए, इट्स अ वेरी डिसेंट लाइब्रेरी। आप जिसे यूज कर सकते हो टू क्रिएट फ्रंट एंड। सो दैट्स वाई कंपनीज के लिए एफिशिएंट पड़ता है, और एफिशिएंट एंड लाइट वेट पड़ता है। एंड दैट्स वाई कंपनीज यूज करती है दिस रिएक्ट, राइट? सो दैट्स द रीजन। ओके, कूल। अब आते हैं हाउ वी यूज इट। क्रिएट कंपोनेंट्स। मैं यहाँ पे एक लाइन में लिटरली पूरा खत्म करूंगा, ठीक है? अभी हम समझेंगे ना, तब ज्यादा समझ आएगा। क्रिएट कंपोनेंट्स एंड मेक डेटा इफ यू नीड इट। ठीक है, लिंक द डेटा एंड चेंज डेटा व्हेनेवर यू नीड, व्हेनेवर यू वांट। अभी तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आएगा मैं क्या लिख रहा हूं, लेकिन ट्रस्ट मी, थोड़ी देर बाद ये सेंस करेगा, और तगड़ा सेंस करेगा। चेंज द डेटा व्हेनेवर यू वांट। रिएक्ट विल रिएक्ट जब भी डेटा चेंज होगा, समझे? रिएक्ट विल रिएक्ट जब भी डेटा चेंज होगा। इट्स दैट सिंपल, वेरी नाइस। ठीक है, ओके, कूल। सो वेयर, कहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं? तो रिएक्ट में वेयर वी यूज इट, आई वुड से लाइक whenever
वेयर आई थिंक बनता नहीं है क्वेश्चन, व्हेन पे चलना चाहिए। जब आपको एक थोड़ा बड़े लेवल पे और ऐप क्रिएट करना हो जिसमें खूब सारी चीजें हो रही हैं, खूब सारी चीजें हो रही हैं एंड खूब सारा रीयूजेबल कंपोनेंट स्ट्रक्चर है। ओके कूल, ठीक है, वेरी नाइस। तो ये इसके आंसर्स हैं। इसके थ्योरी पार्ट को लिख लेना और बिल्कुल ख्याल रखना हमें थ्योरी के लिए भी प्रिपेयर करना है, राइट। सिर्फ ऐसा नहीं करना है कि भाई कोडिंग कोडिंग आ गई, इन थ्योरी वाले इंटरव्यू में हमने हक दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वेरी नाइस, ठीक है दोस्तों, कोड करने की जगह बनाना। तो अब हमारी कोडिंग वाले पार्ट शुरू होता है यहाँ से। तो कुछ काम कर लो कहते हैं इस फेज को, कुछ काम कर लो, ठीक है। इस फेज का नाम है कुछ काम कर लो दोस्तों, प्लीज एकदम से, ठीक है, वेरी नाइस। तो क्या काम कर लो, सबसे पहले हमें कोड करने की एक जगह बनानी है जहाँ पे हम कोड लिख सकें, ठीक है। फिर हमें कोड चलाने की जगह बनानी है जहाँ पे हमारा कोड चलेगा। देखो यार, कोडिंग करने के लिए ना आपको पहली चीज़ क्या चाहिए, जहाँ पे आप कोड लिखो। कोड कहाँ लिख सकते हैं, उसके लिए एक टूल है, उसका नाम है VS कोड, ठीक है। ओके कूल। कोड चलाने की जगह कहाँ है भाई, उसका नाम है गूगल क्रोम। हम लोग क्रोम यूज़ करेंगे। एक्चुअली मैं ना ब्रेव यूज़ करूँगा, आप क्रोम यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल, इट्स अ ग्रेट टूल, बट मैं ब्रेव क्यों यूज़ करूँगा, मुझे थोड़ा ज़्यादा बेहतर लगता है ब्रेव। ओके, और एक इंपॉर्टेंट बात, डिफॉल्ट कोड लेकर आना, ठीक है। तो सुनो मेरी बात, सबसे पहले VS कोड तुम्हारे पास होना चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। आपके पास ब्रेव नाम का सॉफ्टवेयर या फिर क्रोम नाम का सॉफ्टवेयर, ब्राउजर्स कहते हैं उन्हें, तो वो होना चाहिए, वेरी नाइस अगर वो दोनों हैं। और अब हम शुरू कर रहे हैं हमारे कोडिंग वाला पार्ट। फटाफट से जल्दी से जाओ और भागते दौड़ते अपना लैपटॉप चालू करो, और अगर ऑलरेडी चालू है मेरी बोलती बंद कर दो। कैसे बोलती बंद कर दो, मेरी स्क्रीन पर, ये जो तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन है उस पर क्लिक करो और मेरी बोलती बंद कर दो प्लीज, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ कोड करो, ठीक है। तो अकेले कोडिंग में मज़ा नहीं आएगा, तुम भी मेरे साथ चलोगे तो काफ़ी साथ में मज़ा आएगा। लेट्स गो। तो सबसे पहले अब तुम मेरे साथ ये स्टेप्स फॉलो करोगे जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। फटाफट न्यू नोट खोलेंगे। ओके, सुनो सुनो सुनो, बात सुनो। अ, या ठीक है, रिएक्ट कोडिंग में ओए, प्लीज प्लीज प्लीज, रिएक्ट कोडिंग में सारा कोड खुद से नहीं लिखना पड़ता है। रिएक्ट वालों ने कौन, फेसबुक वालों ने आपको एक टूल दिया है, उसका नाम है क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है। और हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑब्वियसली वीट है। हाँ, क्यों, क्योंकि क्रिएट रिएक्ट ऐप जो टूल है, मैं इसको CRA बोल दे रहा हूं, ऐप टूल, सॉर्ट ऑफ अभी थोड़ा सा अजीब सा सिस्टम चल रहा है, वहां पे Next.js इन्वॉल्व हुआ है। अब ये Next.js क्या है, बात की बात है दोस्तों। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको एकदम रॉ फॉर्मेट में रिएक्ट सीखना है, तो उसके लिए देयर इज अ कंपनी, उसका नाम है वीट, ठीक है। ये खुद इनको वीट पढ़ते हैं, बट हमारे यहाँ पे तो वीट का मतलब होता है बाल हटाने वाली क्रीम, बट ठीक है, तो ये इसे वीट पढ़ते हैं। और वीट जो है, वीट का मतलब है कि बेसिकली ये आप इससे रिएक्ट रॉ ऐप क्रिएट कर पाओगे जैसा हमें चाहिए, जिसमें कोई Next.js वगैरह इन्वॉल्व नहीं होगा, और हम लोग बेसिक सा रिएक्ट ऐप बना पाएंगे। दैट्स व्हाट वी वांट। वेरी वेरी नाइस। तो अब आपको मेरे साथ चलना है और आपको पहली स्टेप करना है, वीट इंस्टॉल करो, ये हमारा पहला स्टेप है। उसके बाद वीट से नया ऐप बनाओ, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके, चले लेट्स गो, ठीक है। तो यहां पे आपको सर्च करना है वीट सर्च किया, पहली वेबसाइट ओपन करो, गेट स्टार्टेड पे आओ, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, थोड़ा सा नीचे, एंड यहाँ पे आपको मिलेगा स्कैफोल्डिंग योर फर्स्ट वीट प्रोजेक्ट, वेरी नाइस। तो अब आपको npm पे यहाँ पे जाके npm create वीट @latest चलाना है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, ये कमांड, ओए ओए, ये कमांड सिर्फ तब चलेगा जब नोड एंड npm इंस्टॉल्ड होगा, ठीक है। अगर नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपने कभी नोड वगैरह इंस्टॉल नहीं किया, गो हियर, Node.js सर्च करो
और पहली वेबसाइट ओपन करो। आपको Node.js आने की ज़रूरत नहीं है, बस Node.js इंस्टॉल्ड होना चाहिए। LTS वाले पे क्लिक और ये जनाब शुरू हो जाएंगे। सेव और ये जनाब का डाउनलोड शुरू हो जाएगा। क्लिक और ये जनाब खुल जाएंगे। कंटिन्यू और एग्री, इंस्टॉल, और ये मुझसे कहेंगे पासवर्ड बताओ, मैं पासवर्ड बता दूंगा एंड दैट्स हाउ इट विल गो एंड ये इंस्टॉल हो जाएंगे। दैट्स अबाउट इट, राइट? सो ये इंस्टॉलेशन हो गया। विंडोज़ में भी आप कुछ ऐसे इंस्टॉल करोगे, नेक्स्ट इंस्टॉल, और जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो विंडोज़ में आपके पास एक टूल है, उसका नाम है CMD, और मैक में टूल का नाम है टर्मिनल। तो आप इसे ओपन करें और यहाँ पे आपको टाइप करना है npm-v, और जब आप ये टाइप करोगे तो यहाँ पे वर्जन लिख के आना चाहिए, ठीक है? और अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब npm इंस्टॉल्ड नहीं है, और अगर नहीं है तो जाओ फिर कमेंट करो बड़े भाई, तो मैं आपको बता दूंगा क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है? लेट्स गो। तो सबसे पहले आपको ये कमांड कॉपी करना है, अब कॉपी, और अब मैं जो कह रहा हूँ उसे करना है, ठीक है? सुनो, विंडोज़ वाले दोस्त हैं, CMD टाइप करो। CMD टाइप करने के बाद वहाँ पे तुम लिखोगे CD DE, और टैब होता है कीबोर्ड पे, एस्केप की नीचे एक की, उसके नीचे टैब की होती है, तो टैब दबाना। देखो मैं बता देता हूँ, वेट। जैसे टर्मिनल में ओपन करूंगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे CD DE, मैक में कैपिटल DE लिखना पड़ता है, और जैसे मैं टैब दबाऊंगा तो ये डेस्कटॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर तुम्हारे मैक में तो हो जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारे विंडोज़ में डेस्कटॉप में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, उसका मतलब है कि तुम्हें पहले ये लिखना पड़ेगा CD1, टैब दबाओगे तो ऐसा लिख के आ जाएगा वन ड्राइव, फिर एंटर प्रेस करना और फिर लिखना CD स्पेस DE टैब, तो डेस्कटॉप आ जाएगा, समझे? तो ये विंडोज़ में कई बार चूतेबंदी चलती रहती है, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। लेट्स गो। तो मैं यहाँ पे CD D डेस्कटॉप, ओए भाई हो जाए यार प्लीज़, थैंक यू। तो मेरा डेस्कटॉप खुल चुका है, स्क्रीन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं इस वक्त डेस्कटॉप पे हूँ। अब दो तरीके हैं, पहला आप यहीं पर अपना ऐप बना सकते हो। मैंने एक्चुअली क्या किया हुआ है, डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर बनाया, उसका नाम है कोड, यहाँ पे है, और मैं सारे अपने एप्लीकेशंस उसी फोल्डर में बनाता हूँ। तो मैं तो एक लेवल और जाऊँगा अभी, बट अगर आप डेस्कटॉप पे ही बनाना चाहते हो तो आप डेस्कटॉप पे भी लिख सकते हो, ठीक है? तो बाय द वे, मैक में कमांड होता है क्लियर और विंडोज़ में कमांड होता है CLS, ठीक है? तो मैं इस वक्त कहाँ पे आ चुका हूँ, कोड नाम के फोल्डर पे। अब मुझे यहाँ पे मेरा ऐप बनाना है, तो इसको कॉपी करो, लाइन को यहाँ पे करो, बड़े भाई को पेस्ट, और फिर आपको लगाना है एंटर। एक इंपॉर्टेंट बात, मेरे में डायरेक्ट प्रोजेक्ट नेम पूछ रहा है क्योंकि मेरे में इंस्टॉल्ड है, आपके में ऐसा बोलेगा कि ये इंस्टॉल नहीं है, तो इंस्टॉल करना है, तो आपको Y लिख के एंटर मार देना है, दैट्स अबाउट इट, ठीक है? तो ये इंस्टॉल हो जाएगा पहले तो, और फिर उसके बाद अगर ये प्रोजेक्ट नेम ना पूछे तो एक बार कमांड को फिर से चलाना, ठीक है? तो आपको प्रोजेक्ट नेम पूछेगा। मैं यहाँ पे इसका नाम रख रहा हूँ गोलूज रिएक्टिंग, वेरी नाइस, एंड आई विल एंटर। और अब ये मुझसे ऑप्शन पूछेगा रिएक्ट पढ़ना है क्या, रिएक्ट बनाना, रिएक्ट, अच्छा ठीक है, एंड जावास्क्रिप्ट पे क्लिक कर दोगे, दैट्स अबाउट इट। फटाफट यहाँ पे अगले 3 कमांड्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं, CD गोलूज रिएक्टिंग npm इंस्टॉल, वेरी वेरी नाइस, वेरी गुड, ठीक है, ले हो जाओ इंस्टॉल, थैंक यू, प्लीज, ये लोग वेट कर रहे हैं ब्रो, थैंक यू, वेरी नाइस। और अब यहाँ पे क्लियर या CLS कर सकते हो, वेरी नाइस, और इसको बंद कर लो। मैंने ऑलरेडी बना लिया है तो मैं इसे ओपन करूँगा, कोड पे जाऊँगा, यहाँ पे मेरे पास गोलूज रिएक्टिंग है, मुझे इसे ओपन करना है VS कोड में, ठीक है? तो VS कोड मेरे पास ऑलरेडी है, ये VS कोड है मेरा, फाइल, ओपन फोल्डर, और मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा, वेयर इज माय डेस्कटॉप पे जाऊँगा, एंड देयर इज दिस गाय, डेस्कटॉप पे कोड में है गोलूज रिएक्टिंग, एंड मैं इसे करूँगा ओपन, और गोलूज रिएक्टिंग वाला ये ओपन हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर होना चाहिए, और अगर नहीं है तो क्या करो, टर्मिनल पे जाओ, न्यू टर्मिनल पे जाना, और यहाँ पे लिखना npm स्पेस इंस्टॉल के लिए आप सिर्फ I लिख सकते हो, इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए लैपटॉप, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो नोड मॉड्यूल्स फोल्डर जरूर बन जाएगा, और फिर भी नहीं बन रहा है, जाओ फिर कमेंट करो, वेरी नाइस, विल रिजॉल्व इट। बढ़िया चल रहे हैं यहाँ तक, इट्स टाइम कि अब हम लोग कोडिंग शुरू करें। लेकिन हमारा नोटपैड जरा ओपन करो, क्या क्या लिखा था हमने, वीट इंस्टॉल करो, हो चुका है, वीट से नया ऐप बनाओ, हम लोग बना चुके हैं, ठीक है? तो हमारे ये टास्क कंप्लीट हो गए, ओके, वेरी नाइस। तो हम ये कह सकते हैं कोड करने की जगह बनाना, जो हम बना चुके हैं, कोड चलाने की जगह बनाना, ब्रेव सॉफ्टवेयर, वो हमारे पास ऑलरेडी है। अब डिफॉल्ट कोड लेकर आना, ये भी हम कर चुके हैं, ये जो आप देख रहे हो ना, ये डिफॉल्ट कोड है। अच्छा ओके, अब आता है कोड चलाना है कैसे है, बहुत सिंपल है, npm run dev, ये कमांड है, जब भी आप ये कमांड टाइप करोगे तो ये कोड चल जाएगा। दिक्कत है यार, क्या टाइप कहाँ करें, हाँ यार ये तो बड़ा क्वेश्चन है भाई।
टाइप कहाँ करें यार, ये कहीं तो दिख तो नहीं रहा। एक्चुअली क्या करो, एस्केप की देखो अपने लैपटॉप या सिस्टम पे कीबोर्ड पे एस्केप की है, एस्केप के नीचे एक और की है, वो ऐसा ऐसा बना हुआ है शिनचैन जैसा, राइट, ऐसा कुछ। तो आपको कंट्रोल और वो प्रेस करना है, ठीक है। या फिर कम जो मैक टर्मिनल में है, मैक में है तो आई थिंक इट्स या तो ऑल्ट या तो कमांड या तो कंट्रोल, एक बार ट्राई कर लेना। तो वो कंट्रोल के साथ अब बैक टिक कहते हैं उसे, बैक टिक, कंट्रोल बैक टिक प्रेस करोगे तो ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे अपना कमांड लिखना है npm run dev और स्पेलिंग देख लेना, एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे चालू हो जाएगा। फिर उसके बाद कंट्रोल दबा के रखना, कंट्रोल दबा के रखना एंड आई थिंक कंट्रोल ही दबा के रखना पड़ेगा। एंड जब आप इस पर क्लिक करोगे, कमांड ऑन मैक, ठीक है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये सीधा आपका यूआरएल ओपन कर देगा जो कि यहाँ पे लिखा है। और नहीं तो आप खुद के हाथ से भी टाइप कर सकते हो localhost:5173 अपने ब्रेव ब्राउजर या क्रोम ब्राउजर पे। अगर आप देखोगे यहाँ पे इट इज़ वर्किंग, इट्स वर्किंग वेरी फाइन, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एंड आप क्लिक करके यहाँ पे वैल्यूज़ बढ़ा सकते हो, इट्स वर्किंग जस्ट फाइन, बढ़िया। तो हमारा यहाँ पे एक बेसिक ऐप क्रिएट हो चुका है। इट्स टाइम कि अब हम एक स्टेप आगे लेके चले जॉनी को, लेट्स गो। बढ़िया, तो अब मेरी बात सुनो, हमें करना ये है कि ये टर्मिनल क्लोज कैसे होगा। पहला तरीका तो ये क्रॉस दबा दो, और फिर वापस कैसे ओपन होगा, वही कंट्रोल बैकटिक। और दूसरा तरीका है कि कंट्रोल बैकटिक से खुलेगा भी और कंट्रोल बैकटिक से बंद भी हो रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी। बढ़िया, एक स्टेप आगे बढ़े, लेट्स गो। हमारी जरा लिस्ट ओपन करो। तो कोड करने की जगह बनाना था, बन गया। अब हमें कोड चलाना है, कोड चल रहा है, बढ़िया। आउटपुट दिखाना है, आउटपुट हम दिखा सकते हैं, बिल्कुल। आप जो भी लिखोगे वो आउटपुट दिख रहा है इस वक्त। आप देखो यहाँ पे ब्रेव ब्राउजर पे आउटपुट दिख रहा है, बढ़िया, सही है। अब क्या है, अगला स्टेप क्या है, आउटपुट दिखाना। और अगला स्टेप एक और रखते हैं, उसका नाम है कोड के फोल्डर स्ट्रक्चर को समझना। फोल्डर स्ट्रक्चर, मजा आएगा, पक्का मजा आएगा। फोल्डर स्ट्रक्चर को समझना, ठीक है, कोड के फोल्डर स्ट्रक्चर को समझना, ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पे ये जो आपको दिख रहा है एरिया, ये एरिया जो आपको दिख रहा है, दिस इज कोड का फोल्डर स्ट्रक्चर, राइट। कि एग्जैक्टली चीजें कैसे हैं, सुनो मेरी बात, तुम्हें बिल्कुल मेरी बात ध्यान से सुननी है ब्रो। मैं तुम्हें एकदम ऑनेस्ट बात बताता हूँ, नोड मॉड्यूल से हमें कोई लेना देना नहीं है, इग्नोर मारो, आंख बंद करके बिल्कुल इग्नोर, ठीक है। पर सर ये फिर भी है क्या, ये वो फाइल्स हैं, ये वो फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं जो आपके रिएक्ट ऐप को चाहिए, रिएक्ट ऐप को चाहिए चलने के लिए। अच्छा, तो हमें वो आना नहीं चाहिए, नहीं, तो रिएक्ट अपना देख लेगा बिहाइंड द सीन्स, हाँ। पर फिर भी मतलब इंटरव्यू में तो पूछ सकते हैं ना, नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, हाँ नहीं पूछेंगे, पक्का 100%। नहीं सर झूठ बोल रहे, अरे मैं बोल तो रहा हूं नहीं पूछेंगे ब्रो, ठीक है। पब्लिक पे आओ, पब्लिक में आप आपके ऐसी चीजें आप डालोगे, इमेजेस, एसवीजीज, वीडियोस, ये सब आप स्टैटिक डेटा को पुट कर सकते हो पब्लिक में, ठीक है, कोई बात नहीं। एसआरसी पे आओ, एसेट्स में भी आप स्टैटिक डेटा पुट कर सकते हो, बढ़िया। फिर उसका ये ऐप, सीएसएस, ये सब क्या है गोलू, जितने ये जेएसएक्स दिख रहे हैं यही सब कंपोनेंट्स हैं। क्या, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स, अच्छा क्या होता है ये, हाँ, तो अब वही समझने चल रहे हैं, चलो फिर, ओके। तो मैं आपको आर्किटेक्चर समझाता हूँ, इस लाइन को पढ़ना हो, ठीक है, लेट्स गो। तो मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ और यहाँ पे बस इसको पढ़ना जो मैं लिख रहा हूँ। आप कंपोनेंट्स बनाते हो, मैं समझाऊंगा, और ये सारे कंपोनेंट्स, ये सारे कंपोनेंट्स जाते हैं एक पैरेंट कंपोनेंट पे, ठीक है। आप कंपोनेंट्स बनाते हो और ये सारे कंपोनेंट्स जाते हैं पैरेंट कंपोनेंट पे, ठीक है, ओके, अच्छा है, ये काफी अच्छा है। और पैरेंट कंपोनेंट को बॉडी में पुट कर दिया जाता है, नाइस। तो आप ये कह रहे हो भैया कि वेबसाइट है जैसे, तो नेविगेशन बार जो है वो कंपोनेंट है, हाँ। अच्छा, उसके नीचे जो हीरो सेक्शन है वो भी कंपोनेंट है, हाँ, ठीक है, ओके। और फिर उसके नीचे जो प्रोडक्ट सेक्शन है वो भी कंपोनेंट है, हाँ। अच्छा, मतलब बस ऐसे ही मतलब कंपोनेंट बनाते रहो, हर चीज को कंपोनेंट बना दो, हर चीज को नहीं। फिर एक बड़े चंक को कंपोनेंट बनाइए, पहली थ्योरी। अच्छा, मतलब कोई बड़ा एरिया है तो उसको कंपोनेंट बना दो, हाँ, ठीक है। और दूसरी दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ऐसा कुछ देखो जो बार बार रिपीट हो रहा हो, वो भी कंपोनेंट है। अच्छा, मतलब जो बार बार रिपीट हो रहा है, बटन रिपीट हो रहा है जैसे बार बार, हाँ, तो कंपोनेंट है।
वो तो बहुत छोटी सी चीज होती है ना, तो क्या हुआ, रिपीटेबल तो कंपोनेंट बनेगा फॉर श्योर। अच्छा मतलब ओके, मतलब जो जो चीज रिपीट हो रही बार बार वो तो कंपोनेंट बनना तय है, हाँ वो तय है। हाँ, और साथ ही साथ अगर कोई बड़ा एरिया है, बड़ा चंक है, तो वो भी अपन उसको भी कंपोनेंट सॉर्ट ऑफ बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, नाइस, बढ़िया है। और मेरी बात सुनो बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। इसको जूम कर ले। हम्म, तो यहाँ पे जो सोर्स स्ट्रक्चर है, सबसे पहली बात, ऐप डॉट सी एस एस की हमें जरूरत नहीं है, फकिंग डिलीटेड, बढ़िया। ऐप डॉट जेएसएक्स में और जो कुछ लिखा है इसे हटा दो, और आपको मेरे साथ एक काम और करना है, परफॉर्म काम बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपना लैपटॉप ओपन करो। हमें कुछ एक्सटेंशंस चाहिए, बिना उन एक्सटेंशंस के आगे बढ़ना बहुत डिफिकल्ट होगा हमारे लिए। हमें कुछ एक्सटेंशंस चाहिए, चलो जल्दी रेडी हो फटाफट, ठीक है। और यहाँ पे इंटरनेट को कनेक्ट करो अपने लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप को, एक्सटेंशंस पे जाओ और यहाँ पे टाइप करो ये जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, वेट, कहाँ गया, प्रेटियर, ठीक है। तो पहला पहला तो ये चाहिए प्रेटियर, बंद करो इसे। दूसरा चाहिए ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स, इस बंदे का नाम है DSZ नजदेर। इन भाई का हमें एक्सटेंशन चाहिए, याद रखना, ठीक है। ये दो एक्सटेंशन डाउनलोड करो फटाफट, एंड यहाँ पर लिखो रफ सी। रफ सी लिखोगे और एंटर प्रेस करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखने लगेगा, और नहीं दिख रहा है तो VS कोड एक बार रीस्टार्ट करके फिर लिखना किसी भी app.jsx फाइल में जाके रफ सी लिखना, रफ सी, और एंटर प्रेस करना, तो ये आपको कोड मिलेगा। पूछो ये क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये है कंपोनेंट है। हाँ, पर सर आपने तो बताया नहीं कंपोनेंट क्या होता है। आप चल रहे हैं ना दोस्त, लेट्स गो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंपोनेंट एक फंक्शन है, क्या है, अच्छा कंपोनेंट एक फंक्शन है, हाँ, जो कि रिटर्न करेगा JSX। मतलब क्या क्या कैसा, हाँ, JSX क्या है, ये तो समझ आ रहा है, फंक्शन है, रिटर्न भी समझ आ रहा है, पर JSX क्या है। JSX HTML की तरह दिखने वाला सिंटेक्स है, बट उसके पास कुछ सुपर पावर्स हैं जो HTML के पास नहीं है। मैं डेमो देता हूं, वेट। आप अगर H1 टैग के अंदर, जैसे आपने यहां पे एक H1 टैग बनाया, आपने उसके अंदर लिख दिया 2+2 और H1 टैग क्लोज कर दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा। अगर आपने HTML पढ़ा है तो आपको पता है इसका आंसर आएगा 2+2, सही है। लेकिन JSX में आप ये कर सकते हो, H1 ऐसा, कहीं पर भी आप एक कर्ली ब्रेसेस ओपन करो और जो भी आप उसके अंदर लिख दोगे तो इसका आंसर पता क्या आएगा, इसका आंसर आएगा H1 टैग 4। ओके, मतलब आप, ओके वेट, आप ये कह रहे हो कि कहीं पर भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ, सिर्फ कैलकुलेट नहीं, इसको पढ़ो, इस लाइन को पढ़ो, JSX इज ऐसा कह लो वेरी सिमिलर टू HTML विद सुपर पावर्स। याद रखना, ये HTML नहीं होता है, ये दिखता HTML जैसा है बट कन्वर्ट होता है जावास्क्रिप्ट में। कैसे, वो तेल लेने जाने दो, बस अभी के लिए इतना समझो, जब तुम H1 लिखोगे तो ये लग बिल्कुल HTML जैसा रहा है, लेकिन ये HTML नहीं है, ये HTML जैसा दिखने वाला है। सर मैं समझ नहीं रहा हूं, सुनो मेरी बात, यहाँ पे फाइल का एक्सटेंशन पढ़ो, क्या लिखा है सर, JSX एग्जैक्टली। क्या वो .html लिखा है, नहीं, तो फिर क्या आप इसके अंदर HTML लिख सकते हो, नहीं, पर यहां तो लिखा हुआ है। हाँ ये बात तो सच है, मतलब यहाँ पे फंक्शन भी लिखा है विच इज जावास्क्रिप्ट, रिटर्न भी लिखा है विच इज जावास्क्रिप्ट, और HTML भी लिखा है। ये कैसे हो गया, ये नहीं हो सकता। पर हो तो रहा है ना, मुझे सामने तो हो तो रहा है, आप HTML तो लिखा है। हाँ यही बता रहा हूं कि ये HTML जैसा दिख रहा है पर HTML नहीं है। मतलब, हाँ मतलब ये कि ये div जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, करके बताऊं, react डॉट create, ओ जस्ट अ सेकेंड ना, create element H1 I'm sorry div, ठीक है, एंड देन इसके आगे कुछ और कोड जो कि रिएक्ट को चाहिए। ओके,
तो आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे ये जो कोड लिखा है ये बाद में जाके रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट और इस तरीके के जावास्क्रिप्ट कोड में कन्वर्ट होगा। हाँ, और अगर मैं H1 लिख दूं तो वो भी कन्वर्ट होगा। मतलब आप जो भी कोड HTML जैसा लिखोगे वो बाद में जाके जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, ओके। तो हम ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि गोलू H1 लिखना मेरे लिए ज्यादा इजी है। ये मैं HTML जैसा दिख रहा है तो मैं ये पहचान पा रहा हूं कि मैंने H1 बनाया है, पर मैं हाथ से रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट बार बार नहीं लिखना चाहता, क्योंकि एक H1 बनाना तो मैं रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट H1 करके बना रहा हूं ना। उससे बेहतर है कि मैं ये तरीका आजमाऊं। अच्छा, ओके। और इसी चीज को हम JSX कहते हैं। ओके, मतलब ये जो दिखने जैसा HTML है ये JSX है। हाँ, समझ सा गया मैं क्या है। ओके, कूल, ठीक है। और धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे तो सीख जाओगे। ओके, कंपोनेंट सर क्या है? कंपोनेंट है फंक्शन जो कि रिटर्न करे कुछ JSX। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा कोई फंक्शन जो रिटर्न कर रहा हो JSX। बिल्कुल, इस फंक्शन को पढ़ो। हाँ, फंक्शन है, रिटर्न कर रहा है। ओके, तो JSX रिटर्न कर रहा है तो ये फंक्शन एक कंपोनेंट है। एग्जैक्टली, बस नहीं यार, और भी होगा, बस इतना ही है। कोर में इतना ही है। जैसे क्रिकेट कोर में क्या है? सी द बॉल, हिट द बॉल एंड रन बिटवीन द विकेट्स। यही है ना क्रिकेट। एंड जो सामने वाली बॉलिंग टीम है, जो फील्डिंग टीम है, फील्ड द बॉल, बॉल द बॉल, टेक द विकेट्स एंड मेक द टीम जो भी खेल रही है, जो बैटिंग टीम है, मेक दम ऑल आउट। इतना ही है ना भाई, यही है ना गेम। हिट द बॉल, लाइक सीधा हिट करोगे इट्स अ 6। अगर वो सिंगल टिप या मोर देन 1 टिप्स पे जाता है बाउंड्री के पार, दैट्स 4 पॉइंट। समझ गए ना? इतना ही है ना, क्रिकेट रूल्स लगभग इतने ही है। अगर आपका पैर बाहर निकल जाता है, इट्स अ नो बॉल। अगर आप लाइन के इस साइड डालते हो, इट्स अ वाइड। इतने ही रूल्स हैं, राइट? वैसे यहाँ है दोस्त, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। एक फंक्शन जो कि कुछ रिटर्न करता है, और रिटर्न क्या होना चाहिए? JSX। दैट्स अ कंपोनेंट राइट देयर। दैट्स अबाउट इट माय फ्रेंड। ओके, गॉट इट। तो मतलब सर आप ये कह रहे हो, मतलब मैं अगर जैसे एक फंक्शन बना दूं ABCD, ठीक है, ये बना दिया मैंने फंक्शन, और अंदर जाके मैंने रिटर्न कर दिया एक ऐसा H1। जस्ट अ सेकेंड ना। तो आप ऐसा H1 मैंने रिटर्न कर दिया, तो आप ये कह रहे हो कि ये फंक्शन ABCD मेरा कंपोनेंट है? हाँ, नहीं यार, हाँ। अच्छा, तो फिर ये 2 लाइन क्यों लिखी है? ये 2 लाइन मत लिखो फिर। अगर आप नहीं लिखोगे तो दिक्कत सुनो। क्या आप मानते हो कि ये बाद में जाकर रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट में कन्वर्ट होगा? हाँ, मैं मानता हूं। और इसीलिए गोलू शुरुआत में ये लाइन लिखी थी, इंपोर्ट रिएक्ट, ताकि जब यहां पर ये लाइन आए, ये रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, तो वो यहां से इंपोर्टेड रिएक्ट को यूज कर पाए। अच्छा, ओके, मतलब कल को क्योंकि ये कन्वर्ट होगी रिएक्ट में, तो हमने इसीलिए रिएक्ट को इंपोर्ट कर लिया है। ओके, समझ गया। और फिर ये क्यों किया है? अब उसका रोल आता है, सुनो। आपका जो ऐप कंपोनेंट है वो मेन JSX में जाके इंपोर्ट किया जाएगा, और उसे रिएक्ट आपके रूट डिव के अंदर रख देगा। सुनो, यहां पे एक डिव बना हुआ है HTML फाइल पे, उसका नाम है रूट। और आपका सारा रिएक्ट कोड मेन JSX कहां पर रख देता है? रूट नाम के डिव के अंदर सारा कोड आपका ऐप का रख देता है। तो ऐप के अंदर जो भी कोड आपके पास होगा वो कहां दिखेगा आपको? आपके वेबसाइट के पेज पे। एक सेकेंड, तो मैं जो ऐप में लिखूंगा वो वेबसाइट पे दिखेगा, बिल्कुल। ओके, कहीं और लिखूंगा तो नहीं दिखेगा। उसे ऐप में होना जरूरी है। हाँ, ओके। तो मतलब मैं यहां पे 2 H1s बना दूंगा तो दोनों दिखेंगे, बिल्कुल। समझ गया, ठीक है। तो इसको चला के देखें, बिल्कुल देखो कैसे। भाई टर्मिनल ओपन करो ना। हाँ, ये तो ऑलरेडी चल रहा है, देखो इस वक्त ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, ब्रेव ब्राउजर पे जाइए एंड रीलोड, एंड यू विल सी HEY। कैन यू सी दैट? ग्रेट यार, ये तो बहुत बढ़िया है। इंडेक्स CSS पे आओ, ये जो कोड लिखा है इसे हटा दोगे तो स्क्रीन वाइट हो जाएगी और एक नॉर्मल टेक्स्ट आने लगेगा जैसा आप चाहते हो, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे लिख देते हो फॉर एग्जाम्पल स्टार, ठीक है, मार्जिन 0, पैडिंग 0, एंड आई विल गो विथ बॉक्स साइजिंग, बॉर्ड बॉक्स, HTML body, and we'll go here width 100% and height 100%। ये CSS का बॉल प्लेट है। तो आपका यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्टाइलिंग थी वो हट जाएगी। और फिर उसके बाद अगर आपने यहाँ पे बोला
यहाँ पे आपने बोला मैं मेन एलिमेंट से बात कर रहा हूँ, मेन क्लास से, और आपने बोल दिया कि भाई विथ फुल, ठीक है, हाइट 100 VH, ठीक है, बैकग्राउंड कलर इज आई गो विद एनीथिंग लाइक 222, ठीक है, डार्क ब्लैक कलर है। और अगर आपने यहाँ पे एक डिव बनाया, डिव, चलो डिव, बढ़िया, तो आपने उसको नाम दे दिया मेन, तो आपको यहाँ पे इस तरीके का डिव दिखेगा। सर एक छोटी सी गड़बड़ है, आप यहाँ पे क्लास नेम क्यों लिखा है? वो तो डिव में तो क्लास होती है। गोलू या क्या तुम ये मानते हो कि ये HTML नहीं है? हाँ मानता हूँ, ये तो JSX है, बिल्कुल, और ये बाद में जाकर react.create एलिमेंट में कन्वर्ट होगा, बिल्कुल सही बात है। और अगर आपने यहाँ पे क्लास लिखा तो होता, दिक्कत क्या होगी, क्लास नाम की चीज ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में कुछ होती है, आप ये जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो टेक्निकली, हाँ, तो क्लास नाम की चीज ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में कुछ होती है, हाँ, पर आप यहां पर जो क्लास लिख रहे हो ये वो क्लास नहीं है जो जावास्क्रिप्ट की क्लास है, ये HTML वाली क्लास है, हाँ, तो रिएक्ट वालों ने इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया यहाँ पे, क्लास नेम। ओके, तो मतलब जब मैं HTML में क्लास देता हूं तो यहाँ पे क्लास नेम लिखना पड़ेगा, बिल्कुल समझ गया, ठीक है। तो सर वो दिख क्यों नहीं रहा है, वो मतलब कहीं दिख क्यों नहीं रहा डिव? ये जो ब्लैक दिख रहा है ये डिव ही है आप ही ने तो लिखा है कि मेन डिव फुल विड्थ फुल हाइट बैकग्राउंड कलर ब्लैक, तो 111 कर दोगे तो और डार्क हो जाएगा ऐसा। वाओ, ये तो बहुत बढ़िया है। सर आप ये एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे कैसे जा रहे हो? कमांड टैब, और आपके जो विंडोज लैपटॉप, आई थिंक ऑल्ट टैब इज द की, ऑल्ट टैब के थ्रू आप जा सकते हो, नहीं तो आप नीचे जाके इस तरीके से ब्रेव और इस तरीके से विजुअल कोड भी खोल सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो अगर अपन समझे तो यहाँ पे ये चीज़ें अपन ने बना के देख ली हैं, ओके ठीक है। सर एक छोटा सा बात, क्या बात है? सर अगर मुझे जैसे यहाँ पे डिफ के अंदर मुझे एक H1 देना है तो दे दो ना? अच्छा दे सकते हैं, बिल्कुल। सर कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा है, एक्चुअली आ रहा है वो ब्लैक कलर में। ओके, तो मैं यहाँ पे जाके CSS में लिख दूँ यहाँ पे, मतलब कलर वाइट, बिल्कुल लिख दो। अरे बहुत बढ़िया सर, ये तो बहुत बढ़िया बात है। और यहाँ पे फॉन्ट लिख दूँ? लिख दो। अरे वेरी गुड यार, ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत बढ़िया है। और अच्छा अच्छा, मतलब मैं ये चीज़ कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, ये तो गजब हो गया भाई साहब, बिल्कुल गजब हो गया। अच्छा, तो सर अगर जैसे मुझे मुझे एक डिव रेंडर करना है, ये डिव शो करना है, और डिव के बाद मुझे एक H1 भी शो करना है, तो मैं वो कर सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि रिटर्न कर रहे हो। हाँ तो दो चीजें रिटर्न नहीं कर सकते। अरे यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गया भाई, अगर मुझे करना है तो, हाँ तो फिर आपको ये करना पड़ेगा। हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला आप एक डिव बनाइए, जस्ट अ सेकेंड, एक डिव बनाइए और इन दोनों को उस डिव में डाल दीजिए। अगर आप देखेंगे तो इस वक्त एक ही एलिमेंट है, हाँ यस। और दूसरा तरीका जानना चाहोगे? इस तरीके के ब्लैंक ब्रैकेट्स बनाओ, ये बन गए, और आपके कोड को उस ब्लैंक ब्रैकेट के अंदर डाल दो। अच्छा ये भी चलेगा? बिल्कुल चलेगा, ये तो बहुत बढ़िया कर लिया सर आपने, बिल्कुल सही बात है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रिएक्ट फ्रेगमेंट। मैं सिर्फ अभी ऊपर ऊपर से चीजें आपको बता रहा हूं, इन डेप्थ बहुत ज्यादा मैं लेकर नहीं जा रहा हूं, वो मैंने ऑलरेडी हमारे फ्रंट एंड डोमिनेशन कोर्स में कवर किया है, एंड हमने बहुत अच्छे से एक रिएक्ट का कोर्स भी बना रहे आने वाला है, तो आप उसमें भी बहुत इन डेप्थ चीजों को देख पाओगे, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि कितना अंडरस्टैंडिंग है? काफी अंडरस्टैंडिंग है, तो ये दो तरीके, बढ़िया, मजा आ रहा होगा तुम्हें, राइट? तो आ तो रहा है यार, अरे वाह, दोनों आ रहे हैं, डिव भी आ रहा है और H1 भी आ रहा है, दिस इज वेरी गुड। तो हमने अभी तक ये सीख लिया है, अगर इस लिस्ट को हम देखें, हमने ये सीख लिया है कि भाई आप डिफॉल्ट कोड कैसे लेकर आते हो, आप कोड चलाते कैसे हो, आप आउटपुट कैसे दिखाते हो, आप कोड के फोल्डर स्ट्रक्चर को समझते कैसे हो, समझ लिया है। स्टाइलिंग करना है अब रिएक्ट में, तो स्टाइलिंग कैसे करें भाई? देखो दो फेमस तरीके हैं, पहले का नाम है मॉड्यूल CSS और दूसरे का नाम है टेलविंड CSS और तीसरे का नाम है मटेरियल UI, एक्चुअली तीन है, ठीक है। हम जो यूज करेंगे उसका नाम है टेलविंड CSS। ऐसा क्यों भाई? टेलविंड CSS काफी सिंपल पड़ता है, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ चलें इसमें और फिर अपन जल्दी से देखते हैं कैसे स्टाइलिंग करते हैं, है ना? लेट्स गो। सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च करना है tailwindcss.com, फटाफट गेट स्टार्टेड पे आएंगे, यहाँ पे आपको फ्रेमवर्क गाइड्स पे जाना है, वीट पे जाना है। अब ये जो क्रिएटिव प्रोजेक्ट है ये नहीं चलाना है, क्या चलाना है? इंस्टॉल टेलविंड CSS, बढ़िया। तो पहला कमांड अपन ने कॉपी किया, कॉपी, यहाँ पे आए और पेस्ट करके अपन आगे बढ़ेंगे। जस्ट अ सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गई, बढ़िया। और अगर मैं एंटर प्रेस करूं तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, बढ़िया। अगला कमांड आपको ये चलाना है जो यहां पे लिखा है, फटाफट
ये चला दिया। ओके, फिर आपको क्या करना है, ये कंटेंट को कॉपी करना है ये, और इसे लिखना कहाँ है, टेलविंड कॉन्विक जेएस पे। तो यहाँ पे आओ, टेलविंड कॉन्विक जेएस पे आओ, कंटेंट वाले पार्ट को सिलेक्ट करके पेस्ट कर दो, दैट्स इट। इसे बंद करो। फिर आपको ये वाला पार्ट कॉपी करना है, कहाँ पे पेस्ट करना है, इंडेक्स सीएसएस में। यहाँ पे आओ, पूरा हटाओ, पेस्ट करो। अच्छा, पूरा हटा के अपना पेस्ट कर दे, हाँ। अच्छा, अब npm run dev, ये तो हमें पहले से ही पता है, हाँ बिल्कुल पता है। तो हम ये चला के देखें, बिल्कुल चला के देखो, चलें, चलो। अच्छा, तो सर ये हटा दूं, हटा दो। ओके, div मैंने बनाया है। तो टेलविंड सीएसएस बेसिकली क्या है, आपको हाथ से पूरा सीएसएस नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ क्लास लिखना पड़ेगा। जैसे विथ फुल करने से विथ फुल हो जाएगी, डब्ल्यू फुल का मतलब फुल विथ, हाइट स्क्रीन का मतलब स्क्रीन के बराबर हाइट, ठीक है। और अगर मैं बीजी मतलब बैकग्राउंड, जिंक मतलब ब्लैक कलर, और उसमें अगर मैं 900 सेट करूं तो ये डार्क कलर सेट होगा। जस्ट अ सेकेंड ना, मुझे एक बार ऐप को चलाना पड़ेगा, npm run dev। और अगर अब मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक डार्क कलर सेटअप हो गया है। अच्छा, तो अगर मैं इसको 700 कर दूं तो लाइटर कलर सेट हो जाएगा। ये तो बढ़िया है, एक्चुअली बढ़िया है। ये देखो, इंटरेस्टिंग, काफ़ी बढ़िया। तो सर मैं जैसे यहाँ पे CSS चला पा रहा हूँ, तो अगर मैं इसके अंदर कोई डिव बनाना चाहूँ, बिल्कुल बनाऊँ। ये डिव बनाया, हाँ ठीक है। सर विड्थ कैसे देंगे, अगर जैसे मुझे छोटी सी विड्थ देनी है, एक अच्छी चीज़ सिखाऊँ, जो चीज़ तुम्हें ना पता हो, टेलविंड CSS पे जाओ, क्विक सर्च पे जाओ, वहाँ पे टाइप करो, जैसे तुम्हें विड्थ नहीं पता कैसे देंगे, विड्थ टाइप करो, ओपन करो, इसको कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन रीड करना, ये तुम्हें सीखना ही है। जैसे W-2, जस्ट अ सेकेंड ना, मैं वेबसाइट को जूम नहीं, अपने स्क्रीन को जूम कर रहा हूं। विथ 2 का मतलब है 8 पिक्सल विथ, ओके। जैसे 160 पिक्सल विथ है, विथ 40, समझ गया सर। विथ 44 है, 176, ओके। तो सर ये याद करने पड़ेंगे, शुरुआत में तो याद नहीं करने पड़ेंगे, मतलब शुरुआत में आपको देखना पड़ेगा वहां पे जाके नाम क्या है, लेकिन बाद में जाके फिर देखना भी नहीं पड़ेगा, फिर आपको सॉर्ट ऑफ याद सा हो जाएगा कि क्या है। अच्छा ओके, हाइट मैंने 30 दे दी, और बैकग्राउंड कलर मैं दे रहा हूँ रेड का, मान लेते हैं 600। तो अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक डिव दिखना चाहिए, बट वो नहीं दिख रहा है क्योंकि 30 नहीं होता, 32 होता है। तो ओके, ये तो बहुत बढ़िया है यार। हाँ, अगर आपको राउंड करना है तो राउंडेड में एक क्लास है, उसका नाम है एमडी। मुझे कैसे पता, मैंने काफ़ी यूज़ किया है तो मुझे आइडिया है। बाकी आप यहाँ जाके आप सर्च कर लो कि भाई बॉर्डर रेडियस कैसे आता है, बॉर्डर रेडियस, तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, सारी क्लासेस मिल जाएंगी, आप क्या क्या परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। राउंडेड एक्सेल करोगे तो और राउंडेड हो जाएगा, बढ़िया, दिस इज़ वेरी गुड, ठीक है, वेरी नाइस, यहाँ तक अच्छा चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे पैरेंट को P4 दे दूँ, P4 मतलब पैडिंग 4, चारों दिशाओं में, तो ये एलिमेंट अंदर पुश हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा है, मतलब काफ़ी तेज़ काम हो जा रहा है इसमें, तो बिल्कुल सही बात है। अगर मैं हेलो कैसे हो लिख दूँ, तो यहाँ पे हेलो कैसे हो लिखा जाएगा, बहुत बढ़िया। और अगर मैं यहाँ पे P3 दे दूँ तो ये कंटेंट अंदर पुश हो जाएगा, दिस इज ग्रेट। अगर मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल टेक्स्ट वाइट कर दूँ तो टेक्स्ट वाइट हो जाएगा। यार ये तो यार बहुत आसान है, एक्चुअली आपको बस वहाँ पे जाके चीज़ें देखनी है, यहाँ लिखनी है, लिखनी है। मैं तुमसे एक बात बताऊँ, अगर तुम एक भी वेबसाइट, एक भी अपनी चॉइस की टेलविंड के साथ रिएक्ट में बनाओगे ना, सिर्फ UI वाले पार्ट पे बात कर रहा हूँ, तुम्हारा काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, समझ रहे हो बात को। तो टेलविंड को ज़रूर ट्राई करो, ठीक है। तो दैट इज व्हाट टेलविंड इज ऑल अबाउट। ट्रस्ट में इससे ज़्यादा है नहीं, जस्ट सीधा क्लास अप्लाई, तुम्हें CSS आनी चाहिए ऑब्वियसली, राइट। सो स्टाइलिंग करना कैसे होता है रिएक्ट में, 3 तरीके, उसमें से हमने एक सीखा है। मैं जो कोर्स है हमारा, उसमें हमने ये दोनों बताए हैं, मॉड्यूल CSS एंड टेलविंड CSS। मटेरियल UI ये काफ़ी आई वुड से बस सब्जेक्टिव है, या तो टेलविंड या तो मटेरियल UI, सॉर्ट ऑफ ऐसा चलता है, या तो चलता है। तो इसलिए हमने बेस लेवल मॉड्यूल CSS भी कवर किया है और टेलविंड CSS भी कवर किया है, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है, सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आप वहाँ पर बाइंग ऑप्शन की तरफ देख रहे हो तो बिल्कुल अनडाउटेडली आप डेफिनेटली बाय करो, बहुत बढ़िया तरीके से कवर किया है, राइट। तो अब आते हैं जरा फटाफट कंपोनेंट पे। तो कंपोनेंट बनता कैसे है, हमने अभी बनाया। कंपोनेंट बनाना बहुत आसान है, कैसे बनाएंगे, चलो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सोर्स के अंदर आप गए, एक फाइल बनाओ और इसका नाम रख दो, लेट्स से मैंने इसका नाम रख दिया products.jsx। ये ध्यान से देखना भाई, ठीक है, आपको JS नहीं रखना है, JSX रखना है, बढ़िया। तो अब जो यहाँ पे एक फाइल बनी है, ये आपका कंपोनेंट है, ओके, दैट्स इट। हाँ, और कंपोनेंट एट द कोर क्या है, एक फंक्शन जो JSX रिटर्न करता हो। हाँ, तो आप बस यहाँ पे RFC लिखो,
बेहतरीन, ये तो बहुत ज़बरदस्त है, मतलब ये पूरा लिख के मिल गया मुझे एग्जैक्टली। पर सर ये कहीं मुझे मेरे वेबसाइट पे दिख क्यों नहीं रहा है, मतलब कहीं पे दिख क्यों नहीं रहा है प्रोडक्ट्स लिखा हुआ। मैंने तुम्हें एक चीज़ समझाई थी, क्या तुम्हें याद है, कि सिर्फ वो दिखेगा जो ऐप में है। हाँ, क्या प्रोडक्ट्स इस वक्त ऐप पे है? नहीं है, तो क्या वो दिखेगा? अच्छा, नहीं दिखेगा, नहीं। तो अगर मैं इस डिफ के बाद प्रोडक्ट्स लाना चाहूँ तो कैसे लाऊंगा? आप इस तरीके से एक टैग बनाइए प्रोडक्ट्स। अब देखो यहाँ पे ये इंपोर्ट हो रहा है ऑटोमेटिकली, ऐड इंपोर्ट। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट भी हो जाएगा और ये इस तरीके से बन भी जाएगा। बस एक चीज़, इस टैग को कंप्लीट कर देना, सेल्फ क्लोजिंग टैग है ये, सेल्फ क्लोजिंग, ठीक है। अगर आप अब देखोगे तो ये कार्ड भी आ रहा है, उसके नीचे आपको प्रोडक्ट्स लिखा हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपने प्रोडक्ट्स जीएसएक्स में क्या लिखा है? प्रोडक्ट्स। अच्छा, अच्छा, मतलब जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट वाइट कर दूंगा तो वहाँ पे टेक्स्ट वाइट हो जाएगा, बिल्कुल। ओके, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे एक डिव बनाऊँ जिसमें मैंने क्लास दी हुई हो विथ फुल और हाइट दी हुई हो, लेट्स से हाइट दी हुई है मैंने 90 या जो भी है, 90 कितनी होती है देखना पड़ेगा, जस्ट अ सेकंड, टेल सी एस एस पे चल देंगे और फटाफट हाइट देख लेते हैं कितनी होती है। हाइट ओपन करो एंड वील ट्राई टू गो फॉर 96, ठीक है। अच्छा, तो सर जैसे अगर मैं ये लिखूं और मैं यहाँ पे एक ग्रे कलर दूं तो वो दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। क्या बात कर रहे हो? अरे 100% यार, अरे हाँ यार, दिख तो रहा है ये, दिस इज ग्रेट। मतलब आप ये कह रहे हो, वेट, कि हम कितनी भी सोर्स के अंदर फाइल्स बनाएं? हाँ बना लो। कितनी भी बनाएं? हाँ बना लो। और वो सारी फाइल्स को इंपोर्ट कर लें ऐप में? हाँ। और अपने आर्किटेक्चर में यूज करें? हाँ। ऐसे ही करना है? हाँ। बड़े भाई तुम झूठ के नहीं, मैं सच कह रहा हूं, ऐसे ही करना है। ओके, और साइंस नहीं होती? होती है, इससे थोड़ी सी ज्यादा, हाँ। तो वो हम कवर अभी नहीं कर रहे, अभी नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा ऊपर लेवल की चीज़ है। बट अभी के लिए दिस व्हाट थिंग्स आर, ये बेसिक्स हैं, इनको अच्छे से सीखो, ठीक है। इट्स फाइन, आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। तो फटाफट यहाँ जाएंगे एंड कंपोनेंट जोड़ना हमने सीख लिया है, इंपोर्ट करो और कंपोनेंट जोड़ो, बढ़िया। कंपोनेंट में रिएक्शन ऑफ डेटा, कंपोनेंट में रिएक्शन ऑफ डेटा, चेंज समझना। अब मैं तुम्हें एक कुछ दिखाना चाहता हूँ, उसे समझो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो भाई देखो, मैं तुम्हें कहाँ लेकर आया हूँ, कहाँ आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें रिएक्ट सीखना है बेटा। मैं फिर कह रहा हूँ, बात सुनो। तो मैं तुम्हें बस जो बताना चाह रहा हूँ उसको समझना। जैसे ये तुम्हारी वेबसाइट है, ठीक है, ये वेबसाइट है और वेबसाइट पे दिख रहा है 12। क्या दिख रहा है? 12। तो ये 12 पता है कहाँ से आ रहा होगा? स्टेट से। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मेरी बात सुनो। हर कंपोनेंट का अपना खुद का डेटा हो सकता है। तो कंपोनेंट में क्या सेव है? 12। हम यहाँ पे 12 हाथ से नहीं लिखेंगे। मतलब कैसे नहीं लिखेंगे? H1 के अंदर खुद से 12 लिख दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। कैसा करना है? H1 लिखा, JSX के ब्रैकेट लगाए, इसका नाम मान लेते A है, तो हम यहाँ पे JSX के अंदर A लिखेंगे, समझे? मतलब जो डेटा है, ये डेटा ये यहां से आ रहा होगा। क्या ये समझ आया? तो स्टेट में डेटा होगा और वो डेटा हम यहां रखेंगे, ठीक, यहां तक पिक्चर क्लियर है। अब बात सुनो, आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसे 12 को 13 करना है। कैसे करोगे भाई? पहले तो हम क्या करते थे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्ट है, ये वो डॉट टेक्स्ट कंटेंट ऐसे करके कर देते थे। लेकिन दिक्कत है, क्यों? रिएक्ट में ये जो आप H1 देख रहे हो, ये H1 तो होता ही नहीं है, ये तो रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट होता है। तो आप क्रिएट एलिमेंट पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर कैसे चला दोगे भाई? हाँ, तो फिर हम कहां चेंज करेंगे? यहां। हम इस 12 को 13 यहां बनाएंगे स्टेट में। रिएक्ट विल रिएक्ट व्हेन स्टेट चेंजेस। तो रिएक्ट कहता है कि मैं तब रिएक्ट करूंगा जब स्टेट का डेटा बदलेगा। स्टेट में वैल्यू क्या लिखी थी? 12, इसलिए 12 दिख रही थी। अब स्टेट में वैल्यू क्या हो गई? 13। तो अब यहां पर ऑटोमेटिकली रिएक्ट चेंज करके उसे क्या कर देगा? 13। तो क्या नहीं करना है आपको? हाथ से चेंज नहीं करना है, आपको स्टेट में वैल्यू लिखनी है, वैल्यू को यहां रेफरेंस करना है और चेंज यहां करना है। जैसे ही स्टेट बदलेगी, रिएक्ट ऑटोमेटिकली उस वैल्यू को यहां पे बदल देगा। सीधे चल रहे हैं कोड में, जरा वहां देखते हैं। चलो फिर तो अपन ज़रा देखते हैं इसको एक्शन में। मैं इस प्रोडक्ट्स वाले को बंद कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने रफ सी कर दिया, तो ये बेसिक सा कुछ हो गया है, ठीक है। कहानी समझना, मुझे एक स्टेट बनानी पड़ेगी। स्टेट मतलब डेटा, ठीक है, यूज स्टेट। आप जब यूज स्टेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा, और अगर नहीं हो रहा है तो ये करना, ऐसे लिखना यूज। अगर नहीं हुआ इंपोर्ट सिर्फ तब यूज, और जब स्टेट दिखने लगे तो इस पर क्लिक कर देना, तो इंपोर्ट जरूर हो जाएगा। और ना हो तो फिर हाथ से लिखना पड़ेगा, वैसे तो 99.9% हो जाएगा। यूज स्टेट एक फंक्शन है
जिसके अंदर आपको 2 चीज़ें लेनी है जो आपका मन करे। मैंने 10 ले लिया फॉर एग्जाम्पल। लिटरली आप कुछ भी ले सकते हो, ब्लैंक अरे ले सकते हो, अरे में नंबर्स ले सकते हो, आपकी मर्जी। जो डेटा रखना हो, आपको फॉल्स रखना फॉल्स रखो, ठीक है। आपको ये ऑब्जेक्ट रखना, कोई भी डेटा आपकी मर्जी। जैसे वेरिएबल होता है जिसमें वैल्यू सेट करते हैं, वैसे ही समझ लो, कोई वैल्यू जो तुम्हारा मन करे। 69 ले ली मैंने, ठीक है, ओके। तो अब इसका मुझे 2 आंसर्स मिलते हैं। यूज स्टेट मुझे 2 चीज़ें देता है, तो मैं इसलिए यहाँ पे डीस्ट्रक्चरिंग यूज़ कर रहा हूँ। डीस्ट्रक्चरिंग आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, और अगर नहीं आती तो बस ऐसा समझो, आप अगर ए कॉमा बी लिखोगे तो ए में ये वैल्यू आएगी और बी में इस वैल्यू को अपडेट करने के लिए एक फंक्शन आएगा। अच्छा, तो मैं ए के थ्रू ये वैल्यू एक्सेस कर सकता हूँ, बिल्कुल, और बी के थ्रू आप इसको अपडेट कर सकते हो। अच्छा, हाँ, कैसे? ऐसे देखना, अभी देखते हैं। तो बाय द वे अभी मुझे ऐप दिख रहा है और मैं स्क्रीन को ब्लैक कर दे रहा हूँ ताकि तुम्हारी आंखें ना फट जाएं। तो BG Zinc 900 टेक्स्ट वाइट, एक्चुअली मुझे फुल स्क्रीन करना पड़ेगा। विथ फुल, फगुल की जगह फुल, एंड हाइट स्क्रीन, वेरी नाइस, एंड मोर लाइक दैट, बढ़िया। तो अगर हम समझे तो ए विल एक्चुअली एक्सेस व्हाट, ए विल एक्सेस 69 एंड बी विल अपडेट दिस वैल्यू, राइट, ठीक है। तो कैसे करेंगे? बहुत आसान है एक्चुअली। H1 बनाया और यहाँ पे JSX ओपन करो। ये क्यों किया? अगर मैं डायरेक्ट ए लिखूंगा ना तो वो एक्चुअली मुझे ए प्रिंट करके दे देगा। हाँ, ओके, समझ गया। और ऐसा क्यों है सर? ऐसा क्यों है? हो सकता है ना कि आपको एक्चुअल में ए लिखना हो, हाँ ऐसा हो सकता है। पर अगर सोचो हर बार ए लिखने पे वो इस ए की वैल्यू देने लगे तो हम ए तो कभी लिख ही नहीं पाएंगे। हाँ, क्योंकि उसे मतलब रिएक्ट को पता कैसे चलेगा कि कब एक्चुअली ए लिखना है और कब इस ए की वैल्यू चाहिए। सही बात है। तो फिर पता करने का तरीका है, रिएक्ट में बोला गया है कि अगर आप डायरेक्ट ए लिखोगे तो मैं मानूंगा कि आपको ए लिखना है, पर अगर आप JSX में ए बोलोगे, JSX के ब्रैकेट्स में इंटरपोलेशन के अंदर ए बोलोगे, हाँ, तो मतलब हाँ, हाँ, तो फिर क्या होगा? तो फिर ये ए कन्वर्ट हो जाएगा किस में? इस ए की वैल्यू में। ए की वैल्यू क्या है सर? 69 है, तो 69 आएगा। एक्चुअली आ रहा है। मत करो यार भैया, यार मत करो, कम ऑन। नहीं, एक्चुअली मैं सच बता रहा हूं। अच्छा, तो मैं यहां पे +1 कर दूं, +1 कर दूं, कर दो। अरे यार, कैसे? बढ़िया। एक्चुअली भाई बटन में अगर मैं यहां पे कहूं क्लिक, हाँ, तो मतलब क्लिक, पर ये बटन तो है ही नहीं। हाँ, तो बटन जैसा बनाना पड़ेगा भाई, आपको यहाँ पे क्लास देना पड़ेगा। PX3 PY1 BG ग्रीन 500, एंड अगर आप देखेंगे तो वो ऐसा दिखेगा, राउंडेड MD टेक्स्ट स्मॉल या एक्स्ट्रा स्मॉल, ठीक है। तो अब बटन जैसा दिख रहा है, हाँ, आप दिख रहा है। मैं इस पर क्लिक करना चाहता हूँ, ठीक है, और इसकी वैल्यू बढ़ानी है, हाँ बिल्कुल, ये एक्स्ट्रा 1 जो है इसे हटा दो, तो अभी वो 69 है। तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये 70 हो जाना चाहिए। क्या आप बात कर रहे हो? कर सकते? हाँ। तो रिएक्ट की एक थ्योरी सुनो। रिएक्ट का नाम रिएक्ट इसलिए है क्योंकि वो रिएक्ट करता है जब भी स्टेट चेंज होती है, और यही मेन मॉडल है पूरे रिएक्ट का, यही उसका हार्ट है। और यही उसके काम करने का तरीका है, ठीक है। कहने का मतलब बस क्या करना है, बस क्या करना है यहां पे, अगर तुम इस वैल्यू को बदलना चाहते हो तो तुम क्या नहीं करोगे? H1 को सिलेक्ट करा और फिर जाके क्यों 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 नहीं करेंगे? क्योंकि क्या ये H1 है? नहीं, हाँ H1 है, नहीं ये JSX H1 है। हाँ तो ये react डॉट क्रिएट एलिमेंट में कन्वर्ट होगा, H1 जैसा कुछ है ही नहीं। हाँ, तो क्या आप H1 को सिलेक्ट कर पाओगे डायरेक्टली? नहीं, एग्जैक्टली। तो आप डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट क्वेरी सेलेक्टर नहीं कर सकते। ओके, तो वेट, इसका मतलब मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर नहीं कर सकता तो मैं वैल्यू कैसे पुट करूंगा? एग्जैक्टली। तो बता ना कैसे करूंगा, वो बता एग्जैक्टली क्या बोल रहा है। हाँ, मैं बता रहा हूं, वो ये है कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो मुझे सिर्फ स्टेट को बदलना है। अच्छा, फिर रिएक्ट कहता है कि अगर स्टेट बदली तो जहां जहां पे स्टेट यूज हुई थी, जैसे यहां, रिएक्ट उसे खुद बदल देगा।
1 मिनट, आप ये कह रहे हो कि ये 69 लिखा है, हाँ, मैं से अगर 70 कर दूं यहां पे, हाँ, तो रिएक्ट उसे यहां पे ऑटोमेटिक बदल देगा। हाँ, झूठ बोल रहे हो, मैं सच बोल रहा हूं। करके बताओ, करके बताता हूं। बटन पे ऑन क्लिक, अब मैं जो लिख रहा हूं इसे ध्यान से देखिए। बटन पे जब क्लिक हो तो एक फंक्शन चलाओ, ये एरो फंक्शन है, ठीक है, ओके। तो बटन पे जब क्लिक हो ये फंक्शन चलाओ, और अंदर आप ये जो बी अपडेटर है, बी का नाम है अपडेटर जो इस वैल्यू को अपडेट करता है, तो बी के अंदर वो वैल्यू पास कर दीजिए जो आपको करनी हो। क्या पास करा मैंने? 70। तो अब ये 69 बढ़ के क्या हो जाएगा? 70। पर नहीं हुआ, एक्चुअली आपने लिखा है बटन के क्लिक पे ऐसा होना चाहिए। ओके, तो मैं क्लिक करूंगा वैल्यू बढ़ जाएगी, हाँ, स्टेट में बढ़ जाएगी, हाँ, और फिर स्टेट बदली, हाँ बदली, तो रिएक्ट करेगा किस चीज पे? स्टेट पे। कैसा रिएक्ट? स्टेट बदली तो जहां जहां स्टेट यूज हुई होगी वहां सब जगह पे 70 हो जाएगा रियल टाइम में। सच में, एग्जैक्टली, देखना, 1 2 3। मत करो बड़े भाई, मत करो, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं फिर से क्लिक करूंगा तो अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने वहां पे हाथ से लिखा 70, स्टेट बदल नहीं रही है। ओके, ओके, वो ऑलरेडी 70 हो चुकी है, हाँ। तो मतलब फिर मैं कैसे करूं इसे? ऐसे, ए की वैल्यू क्या थी? ए की वैल्यू 69 थी, +1। अच्छा, हाँ, तो ये हो जाएगा। कितनी हुई? 70। अब भाई साहब मजा आ गया ब्रो, मजा आ गया। अच्छा, ओके, A+1 सेट हुआ तो अब नई वैल्यू 70 हो गई, तो अगली बार ए की वैल्यू 70 होगी, और उसमें 1 जुड़ेगा तो अच्छा, ओके, अगली बार 71 हो जाएगा। समझ गया मैं। बढ़िया बढ़िया यार, मजेदार। मतलब एक सेकंड, आप ये कह रहे हो ए इस वैल्यू को पॉइंट करता है, एग्जैक्टली, क्योंकि इस वक्त वैल्यू 69 है तो ए 69 को पॉइंट करता है, बिल्कुल। और यहां से 69 वैल्यू हो गई 70, हाँ, तो ये 70 हो गई, हाँ, तो अब ए 70 को पॉइंट करता है, हाँ, समझ गया, ओके। तो अगली बार जब 70+1 होगा तो अगली बार 71 हो गई, तो ए अब 71 को पॉइंट करता है, हाँ, तो 71 में 1 जुड़ा तो 72 हो गया। समझ गया सर, समझ गया, समझ गया। मतलब कुल मिला के सर अपन को बस स्टेट बदलना है और वो यहाँ बदल जाएगी, बिल्कुल। मज़ा आया यार सर, ये मज़ा आया, मुझे बढ़िया लगा और मैं खुश हूँ, बिल्कुल। ठीक है, तो अगर अपन समझे तो कंटेंट में रिएक्शन ऑफ डेटा चेंज समझना, कैसे आप रिएक्शन होता है, आप स्टेट बदलो चीज़ें बदल जाएंगी। बहुत सिंपल है रिएक्ट, क्या काय को कॉम्प्लिकेट करना फालतू। ठीक है, तो कंपोनेंट में डेटा भेजना एंड रिसीव करना। अब ये क्या है भाई? सर ये क्या है, मतलब ये क्या बोल रहे हो आप? मैं दिखाता हूँ ना, आपको दिखाता हूँ, वेट, चले। यहाँ पे 69 डेटा है, तो वो क्या है में? ए में, और बी क्या है? अपडेटर। हाँ, एक कंपोनेंट बनाओ। सर ऑलरेडी बनाया ना, प्रोडक्ट्स वाले बनाए। हाँ बिल्कुल, ठीक है, चलेगा। तो ये प्रोडक्ट्स वाला अपन ने कंपोनेंट बनाया है, एंड यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये डिव नहीं चाहिए, मान लेते हैं, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ विड्थ फुल, और हाइट जो है वो स्क्रीन के बराबर है, और जो बैकग्राउंड है वो है जिंक 900, ताकि अजीब सा ना लगे, ठीक है। और हाइट स्क्रीन के बराबर नहीं कर रहा हूँ यार, मैं हाइट कर रहा हूँ 60, ठीक है, देखते हैं अभी। और जिंक 900 की जगह मैं इसे 800 कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे हाथ से 67 लिख दिया, और अगर मैं यहाँ पे ऐप पे से इंपोर्ट करूँ तो मुझे वो दिखना चाहिए। सो आई गो प्रोडक्ट्स, और ऊपर देख लो बस इंपोर्ट हो गया है या नहीं। इंपोर्ट हो गया है, ठीक है। तो इस वक्त मुझे वहाँ पे वो दिखेगा, दिख रहा है 67, बढ़िया, दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है, नाइस। अब क्या करना है सर? अब ये करना है, देखना, मुझे ये जो ए का डेटा है वो प्रोडक्ट्स में भेजना है, मतलब यहाँ भेजना है आपको। हाँ, कैसे भेजोगे? सुनो मेरी बात। क्या आपको यहाँ पे प्रोडक्ट टैग दिख रहा है? हाँ, आप इस टैग में कोई भी डेटा पास कर सकते हो, लिटरली, मतलब उसका नाम लिखो, इक्वल के आगे जो मन में आए वैल्यू लिखो, जो मन में आए, और नाम क्या रख सकते हैं? कुछ भी, सच में, हाँ, बस ये नाम याद रखना। क्या नाम है? नाम, ठीक है। प्रोडक्ट्स पे जाओ, आपने यहां से भेज दिया प्रोडक्ट्स में, तो अब प्रोडक्ट्स पे जाओ और वहां पे एक्सेप्ट करो। कैसे? यहाँ पे फंक्शन के अंदर कर्ली ब्रेसेस लगाओ और लिख दो वो नाम जो आपने वहां रखा था। क्या नाम रखा था? नाम। तो अब यहाँ क्या लिखोगे? नाम। अच्छा, तो मैं यहाँ पे मतलब नाम लिख दूं? फिर वही गलती तुमने करी, अब तुमने यहाँ पे नाम लिखा है, तो रिएक्ट को समझ थोड़ी आ रहा है कि नाम ही लिखना है या नाम की वैल्यू लिखनी है, तो रिएक्ट तो नाम लिख देगा। ओके, तो ये JSX वाले ब्रैकेट में लाना पड़ेगा, मतलब, हाँ।
अब वैल्यू आ चुकी होगी 100%। तुमने वैल्यू नाम की क्या भेजी थी, वैल्यू, तो यहां पर नाम में क्या था, वैल्यू। यहां पर नाम तुमने जीएसएक्स के अंदर लिखा तो क्या प्रिंट होगा, वैल्यू। समझ गया, समझ गया, समझ गया। मतलब यहां पे मैं एज लिख दूं, यहां पे 25 लिख दूं जैसे, तो मैं 25 लिख दूं और यहां पर जाके मैं एज एक्सेप्ट कर लूं और कहीं पर भी फिर जाके एज को यूज कर लूं एग्जैक्टली। अरे यार ये तो बहुत आसान है एक्चुअली है। आप और भी डेटा भेज सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे भेज दिया डेटा, समझ रहे हो बात को, आपने डेटा भेज दिया और डेटा क्या है, डेटा है लेट्स से एज 25, ठीक है, और डेटा है लेट्स से क्या, नेम हर्ष। तो लगता है कि कोई एरर आ रहा है, वो इसलिए कि आप डायरेक्टली ये ऑब्जेक्ट्स ऐसे नहीं भेज सकते। ये तो जेएसएक्स का ब्रैकेट है, ये जो आपने अभी ब्रैकेट लगाया ये तो जेएसएक्स का ब्रैकेट है, पर मैं तो सर ऑब्जेक्ट भेजना चाह रहा हूँ ना। हाँ, तब फिर आपको उसे एक और ब्रैकेट के अंदर रैप करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब ओके, समझ गया सर। आप ये कह रहे हो ये जो ब्रैकेट है ये जेएसएक्स का है, बिल्कुल, और इसके अंदर मैं अपना ऑब्जेक्ट डाल दूं। हाँ, समझ गया सर। तो डेटा मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर मैं डेटा एक्सेप्ट कर लूं, बिल्कुल करूं। ठीक है, तो मैं यहां पे यूज कर लूं, बिल्कुल करूं। सर उसमें डेटा में एज और वो था मेरा, मतलब करो यूज करो, डेटा डॉट एज, डेटा डॉट नेम, करो एज 25, नेम हर्ष, जो आपने यहां से भेजा था डेटा, जिसमें अंदर दो चीजें थी, एज एंड नेम। अरे यार ये तो बहुत आसान था एक्चुअली है, एक्चुअली आसान है। अब आता है कंपोनेंट में खुद का डेटा बनाना। कंपोनेंट में आप खुद का डेटा कैसे बनाते हो, ठीक है। कंपोनेंट में खुद का डेटा बनाना इज बेसिकली स्टेट। आप स्टेट कहीं भी किसी भी कंपोनेंट में बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे स्टेट बना ली, कॉन्स्ट, ठीक है, यूज स्टेट, बस ध्यान रखना ऊपर इंपोर्ट हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने फॉर एग्जांपल बोल दिया फॉल्स, तो आप यहाँ पर आओ, आपने बोल दिया ए बी, अब यहाँ पर आ जाओ फटाफट, H4 जिसमें आपने यहाँ पे प्रिंट करा है ए, तो अब आप यहाँ पे बेसिकली ए की वैल्यू यूज कर रहे हो, राइट। अच्छा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केसेस क्या होते हैं, अरे रखना यूज स्टेट में, ऑब्जेक्ट रखना। मैंने फ्रंट एंड डोमिनेशन में जो ये वाला कोर्स है, इसमें शेरियंस का जो कोर्स है वेबसाइट पे, उसमें मैंने बहुत ही तगड़े लेवल पे ना प्रैक्टिस कराई है, क्योंकि मुझे पता था मेरे वो जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम होगी, या किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी यार व्हेन इट कम्स टू, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस होती नहीं है। देखो जितनी प्रैक्टिस लोग जावास्क्रिप्ट में, जितनी प्रैक्टिस वो एचटीएमएल सीएसएस में करते हैं, उतनी प्रैक्टिस जावास्क्रिप्ट में करते नहीं है लोग। तो उन्हें प्रॉब्लम इस चीज़ में होगी कि यार अरे अपडेट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट अपडेट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं करना, म्यूटेट नहीं होना चाहिए, देयर इज अ लॉट। तो हमने उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कराई है पहले, कि आप कैसे म्यूटेशन के बिना चीज़ों को करते हैं, क्योंकि रिएक्ट कहता है डायरेक्ट आके आपको म्यूटेट नहीं करना है। अब मुझे पता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे, बट वो थोड़ा सा ऊंचे लेवल की चीज़ हो जाएगी। राइट नाउ वी आर कीपिंग थिंग्स सिंपल, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक बटन बनाएं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जैसे कि एच या फिर काम करते हैं बटन बनाते हैं, बटन, ठीक है, चेंज। तो इस वक्त तक अगर आप देखोगे, जस्ट अ सेकंड, फॉल्स की जगह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अभी के लिए हेलो। तो मुझे चाहिए अगर वैल्यू फॉल्स हो, जस्ट अ मिनट, कुछ गड़बड़ हो रही है, राइट। अगर वैल्यू फॉल्स हो तो हेलो आए, और अगर वैल्यू ट्रू हो जाए तो हाई आए। तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, आपको लिखना पड़ेगा ए की वैल्यू अगर फॉल्स है तो फिर क्या वैल्यू दो, हेलो। इसको हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। ये प्योर जावास्क्रिप्ट वाला गेम है, दिस इज जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे आप चेक कर रहे हो, और अगर ये फॉल्स होगी तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी होगा वो आएगा, हेलो आएगा, ठीक है, क्योंकि इस वक्त वैल्यू एक ही क्या है, फॉल्स है, तो हेलो आएगा, बढ़िया, कोलन, और उसके बाद आप जो भी लिखोगे वो तब आएगा जब ये वाली वैल्यू, जब ये फॉल्स नहीं होगी। कहने का मतलब ए की वैल्यू अगर फॉल्स नहीं होगी, ट्रू होगी, तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी, तो कोलन के बाद जो लिखा होगा वो आएगा। इस वक्त क्या आ रहा है, हेलो आ रहा है, और अगर मैं यहां पे ट्रू कर दूं तो हे आएगा। और इसको हम कहते हैं कंडीशनल रेंडरिंग, ठीक है। ये हमने और डेप्थ में समझाया हुआ है वहां पे, लेकिन स्टिल दिस इज द आइडिया, राइट। मैं आपको सारी चीजों के दर्शन करा देता हूं, सो डोंट वरी, लेट्स गो फटाफट। तो अगर हम एक स्टेप आगे लेके जाएं इसको, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग ऑफ क्लास भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे JSX ले रहा हूँ, बढ़िया, बैकटिक लगाया, एंड इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ
अगर बाय द वे मैं यहाँ पे राउंडेड एमडी कर रहा हूँ, ठीक है, और राउंडेड नहीं, मैं यहाँ पे लेट्स से मुझे चाहिए कि यहाँ पे मैंने EJS के ब्रैकेट्स ओपन किए, ES6 के, सॉरी, और फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर ए की वैल्यू फॉल्स है, अगर ए की वैल्यू फॉल्स है तो फिर क्या करना, तो फिर क्लास देना टेक्स्ट रेड 600, ठीक है, नहीं तो क्लास देना टेक्स्ट ब्लू 600, ठीक है। अगर आप देखोगे इस वक्त, जस्ट अ सेकेंड, अगर आप वैल्यू देखोगे इस वक्त, क्योंकि रेड है, क्योंकि फॉल्स है, तो यहाँ पे रेड आ रहा है, राइट। अब मैं आपको दिखाता हूँ जादू। बटन पे क्लिक करने से हमने एक फंक्शन रन किया और हम बी के थ्रू उसकी वैल्यू अपडेट कर देंगे। कैसे? अगर मैं डायरेक्ट ट्रू लिखूंगा तो सिर्फ एक बार चेंज होगी, ऐसा, समझे? वो देखो रेड से ब्लू हो गया, लेकिन फिर वो बार बार चेंज नहीं होगी। तो मैं क्या करूं, मैं कहूंगा जो भी ए की वैल्यू है उसका उल्टा, इसका मतलब होता है ए की पिछली वैल्यू का उल्टा सेट करो। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो उल्टा सेट होगा। क्या आप समझ रहे हो? तो ए की पिछली वैल्यू क्या थी? फॉल्स, तो इसका उल्टा क्या होगा? सेट ट्रू, क्योंकि इसका मतलब होता है ए की जो वैल्यू है उसका उल्टा, उल्टा फॉल्स का क्या होगा? ट्रू। ट्रू किसके अंदर गया? बी कौन है? अपडेटर। बी के अंदर क्या गया? ट्रू। तो यहाँ पे क्या सेट हो जाएगा? ट्रू। ऐसा गेम है, समझे? तो दिस इज हाउ वी खुद का डेटा बनाते हैं एंड कंडीशनल रेंडरिंग परफॉर्म करते हैं। कंपोनेंट में बने हुए डेटा को अपडेट करना वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अपडेटर के थ्रू, ये जो सेकंड फंक्शन है, इसके थ्रू आप चीज़ों को अपडेट कर सकते हो। अब यहाँ से कहाँ की तरफ आपको जाना है? यहाँ से फॉर्म हैंडलिंग की तरफ हम जाते हैं, बैकएंड कैसे कनेक्ट होता है उसकी तरफ हम जाते हैं, राइट। और कैसे आप प्रॉप्स ड्रिलिंग प्रॉपरली और डेप्थ पे आप समझते हो, आप स्टेट को कैसे अपडेट करते हो अरेज ऑब्जेक्ट्स के साथ, एंड साथ ही साथ आपको बैकएंड से जो आया हुआ डेटा है उसको कैसे यूज इफेक्ट के थ्रू शोकेस करना है, एनिमेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं, फ्रेम मोशन क्या है। सो देयर इज, आप कह सकते हो इसके आगे की जो चीज़ें हैं दोज आर इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली दे आर इंपॉर्टेंट, बट वो इन चीज़ों को सीखने के बाद ही है। पॉइंट समझे? तो मैं इनके साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड देन उसके बाद ही आगे बढ़ना है। बेशक मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप शेरियंस के साथ जुड़ते हैं और आप हमारे रिएक्ट के कोर्स या फिर फ्रंट एंड डोमिनेशन के कोर्स में जुड़ते हैं, बट दैट्स कंप्लीटली ओके। हम लोग अगर नहीं भी जुड़ते हैं, राइट, तो हम लोग स्टिल यहाँ पे कंटेंट लेकर आएंगे। ऑब्वियसली हम उन लोगों को धोखा नहीं दे सकते भाई जो हमारा घर चलाने में हेल्प कर रहे हैं। हम लोग भी मेहनत करते हैं, तो वी ऑल्सो वांट के हमारा भी घर चले, राइट। सो दैट्स अबाउट इट दोस्तों। आई बिलीव आपको वैल्यू मिली होगी एंड जो हमारे बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनर्स हैं उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई एम वेरी श्योर कि इस वीडियो ने काफ़ी कुछ चेंज किया होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। बाय बाय।